तो रैंक लाने के लिए आप लोगों के सामने हमने मास्टर स्ट्रोक शुरू किया। मास्टर स्ट्रोक कार्यक्रम जो मैं मेंस में करता हूँ। आपका बैच तो मॉर्निंग का था। जो इवनिंग वाले छात्र हैं, हमने एक मास्टर स्ट्रोक बैच शुरू किया था, जिसमें पिछली बार आदित्य श्रीवास्तव थे, रैंक 1 थे। इस बार उससे 32 चयन हुए हैं। मेरे ख्याल से रैंक 16 जो है वो माधव का है। रैंक शायद 21 है दिव्यांग का, और 25 है जी का। तो हर वर्ष की तरह वहाँ भी रैंक आए हैं। हर वर्ष की तरह बाकी जो संस्थानों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी हैं। अभी स्टार्ट नहीं किया ना, या कर दिया? लाइव कर दिया, नहीं किया? मेरे से पूछ लिया करो ना। मैंने इनसे बात कर लूँ, फिर उनको लगेगा कि उनसे बात नहीं हो रही। एक ही बैच है या 2 हैं इसमें? नहीं तो जितने हैं उनको लगा दीजिए। हाँ, लगा दीजिए फिर, ताकि सब वो रहें। तो लाइव जब तक मैं ना बोलूं तब तक वो नहीं करेंगे। उनको प्लीज़ रिक्वेस्ट कर दीजिए। मैंने रिक्वेस्ट भी किया था, क्योंकि ये इस बैच से मिले हुए बहुत समय हो गया। उन बैचेस से अलग बात होती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऑफलाइन बैच जो छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको ये जितनी भी चीज़ें थी उसको देखकर, कि आप लोगों के सामने चीज़ें हुई हैं, रिजल्ट्स आए हैं, आप लोग कितना प्रेरित हैं, उस चीज़ की बात हो रही है। तैयारी है या नहीं है, हो सकता है अभी ना हो सकता है अभी ना हो, लेकिन हाँ, तैयारी में मेहनत लगेगी। वो सारी चीज़ें लगने वाली हैं जो इन लोगों ने की होगी। कोई यहाँ पर लिख रहा है कि सर शक्ति दुबे 5वें अटेम्प्ट में पास हुई हैं, तो 5 तक इंतज़ार करना है? नहीं करना है ना? तो 5 का सहारा मत ले लीजिए कि सर वो तो 5 में हुई हैं तो इसलिए हो जाएगा। तो 5 वाली बात नहीं है। अगर होगा तो आप निश्चित रूप से, मेरा हमेशा मानना है कि पहला अटेम्प्ट खूब बढ़िया से दीजिए। किन्हीं कारणों से जिन लोगों का रह जाता है, तो सेकंड अटेम्प्ट अक्सर ऐसा होता है जहां आप अपने सारे गैप्स भर लेते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा आपका धैर्य टेस्ट कर लेगा, और सिर्फ आप ही का नहीं करेगा, आपके परिवार का भी कर लेगा। आपके पूरे इकोसिस्टम को चेक करने वाला है वो। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि 5 अटेम्प्ट का विचार ना करें। और क्योंकि आपका बैच, ये जो ऑनलाइन छात्र हैं, कई बैचेस तो अभी शुरू हुए हैं, लेकिन आपका बैच तो आउटगोइंग बैच है। आपके पास पूरा 1 वर्ष है। पूरा 1 वर्ष है कि नहीं? तो इस 1 वर्ष में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। जो आप अचीव नहीं कर सकते, तो इसको खूब बढ़िया से करिएगा, ठीक है? तो ये पहली बात हुई। क्या करने वाले हम करने वाले जनरल ज्योग्राफी। हमें क्या करना है? जनरल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। सो भौतिक भूगोल क्या होता है उस पर हमने चर्चा की है। थोड़ा सा भूगोल की परिभाषा से शुरू करूंगा। और किताब कौन सी रहेगी हमारे पास? विश्व का भौतिक भूगोल नहीं, ये नहीं करेंगे हम। क्लास 11th की एनसीईआरटी, क्लास 11th की एनसीईआरटी। ये मैं, वैसे तो मैं स्लाइड पे भी लाता हूँ। कक्षा 11 की एनसीईआरटी, सभी छात्र जो मुझे देख रहे हैं, ठीक है? ये ऑनलाइन के छात्र हैं। सर ऑनलाइन वालों के कमेंट देखेंगे, सो हैप्पी। तो मेरे कमेंट देखने से आपको हैप्पी होने की जरूरत नहीं है। आपको भूगोल सीखने से हैप्पी ज्यादा होना चाहिए। तो पहला तो ये है। सर इससे पहले कोई टीचर कमेंट नहीं देखते थे। अच्छे नहीं करते होगे तुम लोग, काम की बात नहीं करते होगे, इसलिए शायद कुछ तो किया होगा, कुछ तो कर रहे होगे कि नहीं? तो ये हमारी एनसीईआरटी है। कितने पेज है, पहले तो हम ऐसे ही पढ़ना शुरू करते हैं। वो पढ़ना ऐसे नहीं होता है कि विषय में रुचि होती है। कितने पेज हैं यार? तो पेज इसमें बता रहा है 150 पेज। 150 पेज का मतलब 15 पेज प्रतिदिन तो पढ़ ही लोगे। 15 पेज पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? 15 में एक तो डायग्राम भी होगा, वो भी बच जाएगा। तो 10 दिन में ये किताब हो जाएगी। हो जाएगी। मैं आपके साथ 1 महीना हूं, तो अगर मैं 1 महीना हूं तो ये किताब कितनी बार हो जाएगी? 3 बार। वो देखो यार सर, ये थोड़ा ज्यादा कह रहे हैं सर। 10 दिन में नहीं, मुझे 15 दिन लगते हैं। 3 बार कर दीजिए, इस किताब को मेरे साथ कर दीजिए, ठीक है? एक भी नंबर आपका कोई काट के दिखा दे तो बताइए। इतनी बढ़िया किताब है ये। और मैं आपके साथ हूं, तो जहां फंसते हैं वो मेरा, इसका निराकरण मैं करूंगा। जहां फंसेंगे उसका निराकरण मैं करूंगा। और कुछ लोग भूगोल वैकल्पिक विषय के भी हैं। भूगोल वैकल्पिक विषय 1-2 हैं, तो आप लोगों ने तो ये काफी रगड़े गए हैं आप इस सब में, ठीक है?
और बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर एक और भूगोल शुरू करिए, तो जो पहला वाला है उसको न्याय करेंगे। ऐसी कोई केजीएस शुरू से ही ऐसी कोई जल्दी में नहीं है कि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन लिया जाए और फिर जो है बस कोर्स के नाम पे कुछ चला दिया जाए। एक को न्याय करेंगे फिर दूसरे को न्याय करेंगे। तो मेरा सबसे अनुरोध है, जो हिंदी भूगोल का इंतजार कर रहे हैं, प्रीलिम्स हो जाने दीजिए। आप वैसे भी 2025 की साइकिल के नहीं हैं, 25 की साइकिल को मैं कोर्स देना भी नहीं चाहता, 26 वालों को देना चाहता हूं ताकि वो अपने उससे करें। वरना छात्र ऐसे आता है कि सर 2 महीने में खत्म करवा दोगे, वो हो नहीं पाता है, सबकी वो क्षमता नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया भौतिक भूगोल। मैं भी किताब दिखाने वाला हूँ। और ये इस बार का कट ऑफ आया है, जब से रिजल्ट आया, तो क्या कट ऑफ है प्रीलिम्स का? 88 नंबर। प्रीलिम्स का जनरल कैटेगरी में 88। और मुख्य परीक्षा कितने की होती है, कितने अंक की होती है मुख्य परीक्षा? 4 जीएस तो 1000 हो गए, ऑप्शनल 500, 1500 और ऐसे 250। 1750 का आधा बताइए, 1750 का आधा कितना होता है? 800। 875। कुछ लोग एकदम घबराए हैं, भाई ये क्या कह रहा है, सी सेट वाला तो कर दो। तो 875 मुख्य परीक्षा का कट ऑफ। 729, यानी 50% भी नहीं आया। अभी जब आप अपना पेपर चेक कराते हैं, सर मेरे 10 में से 3 ही आ रहे हैं, 4 ही आ रहे हैं, मैं क्या करूं सर, यहाँ तो नाले में पानी भी नहीं है ज्यादा कि मैं कूदूंगा तो मरूंगा नहीं, शायद कीचड़ में ही फंसूंगा, तो वो वाली दिक्कत है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि 5 अगर आ गया, 5 अगर आ गया तो उसमें काम बन जाएगा। और यहाँ तो आपके शिक्षक आपको उदाहरण ऐसे भी देंगे, ऐसे भी देंगे कि जो है आप 6 और 7 भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे एक छात्र हैं मनोज कुमार ऑनलाइन, सर 1750 नहीं ला सकते क्या? अब इसलिए शिक्षकों ने चैट पढ़ना बंद कर दिया है कि नहीं? तो अब ये बताइए, जब यहाँ पर आपको इसी वर्ष का कट ऑफ दिया हुआ है, तो यानी परीक्षा का एक तरीका है। परीक्षा ऐसा नहीं है कि भाई सबको जो है पूर्णांक बांट रही हो। तो ये हम इसीलिए इसीलिए कहते हैं कि किसी और के पास होने से ऐसा जरूरी नहीं कि आप पास हो जाएंगे, लेकिन जो यात्रा उन्होंने चली है, उसमें जो गलतियां की हैं, जो सीख मिली है, उसका लाभ लिया जाए। तो पहली चीज जब हम इसको देखते, सर मैं तो जो है 1750 ही लाऊंगा, ये सब हवाबाजी है। नेता वेता बनना है, राजा टाइप के लोग हो, तो आपने देखा राजा टाइप तो चुनाव हार गए, तो गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? तो राजा टाइप के लोग हैं भाई, 1750 से नीचे लाए तो क्या लाए, चाचा आना नहीं है वो। तो वो वाली चिलम छोड़िए, जो व्यवहारिक चिलम है उसको ले लीजिए। और ये कितने में आ जाएगा आपका? 50% से नीचे। यहां पर देख लीजिए प्रीलिम्स का कट ऑफ, प्रीलिम्स भी तो 200 का है। सर 200 नहीं ला सकते क्या? ले आओ, हम इंतजार कर रहे हैं, कौन रोक रहा है, ले आओ। अब वो अलग बात है कि बहुतों को पता, सर ला तो सकते हैं सर, पैसा वैसा दे दिए, बस पर्चा निकल ही रहा है। बट सर उसमें भी कहा गया है कि पूरा मत ले आना, नहीं तो जांच हो जाएगी। तो फिर से कह रहे हैं, ये हुआ प्रीलिम्स का कट ऑफ 50% से नीचे, मेंस का कट ऑफ भी 50% से नीचे। और इसमें कुछ हम अगर 220 अंक डाल दें इंटरव्यू में, तो टॉप रैंक भी आ जाएंगे, मतलब सिलेक्शन भी होना शुरू हो जाएगा। तो बात यह है कि क्या आपने जो भी परीक्षाएं दी हैं, क्या हम 50% से नीचे ला सकते हैं कि नहीं? ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, एक परीक्षा जो आपको 50% मांग रही है, क्या आप उसे पास कर सकते हैं? मैं तो कह रहा हूं पास नहीं, 50 ले आइए, टॉप कर जाएंगे। हो सकता है, नहीं हो सकता? तो ये आप लोगों से पूछ रहा हूं कि कितना संभव है, कितना संभव नहीं है। सर ओबीसी के लिए 50% में काम हो जाएगा क्या? ये देखो, ये ओबीसी का साथ में है। अब एक बात बताओ, जब आपका जनरल है ये सबसे ज्यादा है, अगर इसमें हो जाएगा तो इससे कम वाला ओबीसी का भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो रहा है इसमें। बट वो सवाल पूछ रहा है, तो इसमें ओबीसी वाले की गलती है या इसकी बुद्धिमत्ता में चंपकपना है? तो बेकार में किसी जाति किसी संप्रदाय वाले होकर ऐसी बेवकूफी ना करना कि सर क्या इसमें ओबीसी वालों का, इन सब का तो और भी नीचे कट ऑफ है। तो अगर इतनी भी हमें समझ नहीं होगी, तो फिर हम कैसे आए सिविल सर्विसेज की तैयारी में? नेशनल हॉबी, राजा टाइप के लोग, सस्ते में मिल रहा था कोचिंग, पहुंच गए हैं। सर हम ओबीसी हैं, सर क्या हमारा इतने में हो जाएगा? चाचा हो जाएगा।
और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बात यह है कि वो आसानी से आपको 50% नहीं देंगे, आपको 50% नहीं देंगे। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट इस बात को क्लियर मान लें, आपको आसानी से 50% नहीं देंगे। वो नंबर बांटने के लिए नहीं आए हैं, उनसे नंबर निकालना होगा। तो नंबर कैसे निकाला जाए, आपसे पूछ रहा हूं अभी क्लास शुरू करने से पहले, कैसे निकाला जाए? एग्जामिनर से नंबर निकालना है, ऑनलाइन छात्र ऑफलाइन छात्र कैसे निकालेंगे? तो आप लोगों को याद है वो उत्तर जो हम लिखते हैं, विश्व के मरुस्थल 20 डिग्री पश्चिमी तट पे क्यों होते हैं? पहला उत्तर जो हम लिखते हैं उसमें केवल जानकारी डालते हैं। क्या डालते हैं? बिल्कुल सिर्फ जानकारी डालते हैं। जानकारी में वो कितना देता है? 4 से 5 देता है। तो जितने भी बच्चे किताबों को रट के चले जा रहे हैं, जो नोट्स को रट के चले जा रहे हैं, वो वहां पर आ जाते हैं जो 5 पे रुक रहे हैं। तो जो प्रश्न पूछा गया, तो प्रश्न में जो जानकारी है जो हमारी लेफ्ट ब्रेन से आती है वो तो देनी ही देनी है। अगर वो हटा दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है। एक अंकित कुमार कह रहा है सर अच्छे आंसर से होता है। चाचा उसे ही पूछ रहे अच्छा क्या होता है, इतना ज्यादा गहरा उत्तर दे दोगे तो मास्टर के सीने में खंजर घोंप देंगे, और फिर उसको ये समझ में आ जाएगा कि चंपक है, फिर वो कितना देगा? 3 दे देगा। फिर हम क्या कहते हैं? यूपीएससी मुझे समझ नहीं पा रहा है। आपको यूपीएससी समझना है तो पहली चीज उत्तर में मात्रात्मक दृष्टि से, डायमेंशंस की दृष्टि से, पॉइंट्स की दृष्टि से, जो पुस्तक में जो नोट्स में वो तो जाना ही जाना है। क्या इसके लिए चीजों को याद करना होगा? याद करना होगा कि नहीं? तो आप लोगों के पास जो भी छात्र मुझे सुन रहे हैं, कम से कम 1 साल है आप लोगों के पास, चीजों को याद करने में पीछे नहीं होना है। चीजों को याद करने में पीछे नहीं होना है। पर अगर चीजों को याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया, तो घमंड नहीं करना है कि इससे मैं पास ही हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, क्योंकि वो सिर्फ आधा आंसर है। अब उस आंसर से नंबर खींचने, क्योंकि आप सभी लोग तो वही किताब देखे होंगे, आप लोग तो सभी वो किताब देखे होंगे, सभी लोग वही पॉइंट्स लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो दूसरी चीज, हमेशा एक ही प्रश्न थोड़ी आ जाएगा। क्या प्रश्न ऐसा आया मरुस्थल और उसके आगे लिखेंगे? उसमें अगर ये पूछा कि मरुस्थलों की दशाओं या कारकों की पे चर्चा करिए, तो वो जो बिंदु आपने लिखे अब उन पे चर्चा करने, या फिर मरुस्थल और मरुस्थलीकरण का रोकथाम, तो ये प्रश्न अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो छात्र जो है डर के मारे क्या करते हैं, जो रटा हुआ है, जो भी रेडीमेड है, उसे लिख देते हैं, उसे लिख देते हैं। यहां पर आपकी ही जानकारी आपके ही खिलाफ चली जाती है कि कितना बुद्धू छात्र है कि प्रश्न क्या पूछ रहा हूं लिख क्या रहा है। 3 आंसर उसने ऐसे पढ़ लिए, 3 आंसर अगर उसने ऐसे पढ़ लिए, तो वो आपके बारे में एक व्यू पॉइंट बना लेगा, एक दृष्टिकोण बना लेगा। अगर उन्हीं 3 में आपने उन्हें प्रभावित कर दिया, तो अब वो हर जगह आपको जितने आपके जायज अंक हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा देगा, और अगर आपने उन्हें दुखी कर दिया है तो जितने अंक हैं उनसे थोड़ा सा कम कर देगा। यही काम होने वाला है। ठीक है सर, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ सकते हैं प्री और मेंस में ना, तुम करके दिखाओ जब नहीं आता तो। ऐसे सवाल पूछ रहे हैं सर, जो नहीं आता उसको छोड़ सकते हैं क्या? कोई ऐसा है कि अगर छोड़ा तो बाहर निकलते ही AK-47 लेके खड़े, इसने छोड़ा इसे उड़ाओ इसे उड़ाओ इसे उड़ाओ? ऐसी मूर्खता की बात क्यों कर रहे हो भाई? इसलिए लोग, इसलिए शिक्षक चैट नहीं पढ़ते? आप बताओ, आप सबने स्कूल और कॉलेज किया कि नहीं किया? जो नहीं आता था छोड़ा कि नहीं? बाइज्जत छोड़ा? कह रहा है छोड़ सकता हूं। इतना बड़ा सवाल पूछ लेते हैं कि मतलब उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप चाहिए कि जवाब ढूंढ के लाए इनके लिए। इतना खतरनाक ना पूछो यार, और उसके बाद कहो अरे ये शिक्षक अच्छे हैं, कम से कम चैट पढ़ते हैं। भाई इसलिए इन्हीं फालतू कमेंट्स की वजह से शिक्षकों ने आपके चैट पढ़ने बंद कर दिए। आपकी ही सहायता के लिए जो चैट बनी वो गलत हो जाती है, और आप जो सोचते हैं कि ये इंप्रेस हो गई आपका प्रश्न सुनकर, या उसके दिल तक पहुंचा मेरा प्रश्न, उसकी जूती तक नहीं पहुंचा है। और अब तो जूती लायक भी नहीं रहा क्योंकि मैंने उसे पढ़ दिया। तो अब बताओ, और सबसे बड़ी बात, जिसे तुम सोच रहे थे उस तक पहुंचा और उसकी जूती, वो तो उसका जूता था। और भी दिक्कत। तो इसलिए इम्प्रेस करने के लिए मत करो,
इम्प्रेस करने के लिए मत करो। यूपीएससी ये जानकारी दे देती है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली डिसेबल्ड सब श्रेणियों का कट ऑफ आपके सामने है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है 50% का लक्ष्य रखिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या, इसमें वो आसानी से देगा नहीं, नंबर निकालने हैं तो लेफ्ट ब्रेन क्या देगी आपको, जानकारी देगी। राइट ब्रेन क्या देगी, वो समझ देगी, वो संदर्भ देगी कि इससे मैं आंसर कैसे निकालूं, आंसर से अंक कैसे निकालूं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं ऑनलाइन वालों के लिए। ये जितने भी फालतू क्वेश्चन आते हैं, इनमें राइट ब्रेन ने काम किया ही नहीं होता है। लेफ्ट में जो पहला दिमाग में आता है वो लिख देता है। तो अगर आप अपने को थोड़ा सा और नियंत्रित करना चाहते हैं, अपने प्रश्न को लिखने से पहले सोचिए कि ये प्रश्न सब पढ़ेंगे, क्या ये वाकई में मर्यादित प्रश्न है, क्या ये वाकई में प्रश्न ऐसा है जो जायज है। लेकिन सर मैं तो कुछ भी पूछना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं, ये एक औपचारिक क्लास है, इसमें कुछ भी नहीं पूछ सकते। कुछ भी तो आप आज तक पिताजी से नहीं पूछ पाए, कह रहा है सब कुछ पूछ लिया, सब कुछ तो आपने किसी से नहीं पूछा है। तो यहाँ पर अचानक प्रजातांत्रिक होके ना दिखाइए कि भैया ये वो काम की बात है, विषय से जुड़ा हुआ करेंगे। तो सर आपका मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम ऑनलाइन नहीं चलता क्या? तो मास्टर स्ट्रोक एक प्रोग्राम है, हर साल बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। वो मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम मैं तभी चलाता हूँ जब मुझे उसके लिए उपयुक्त छात्र मिलते हैं, वो सभी के लिए ओपन भी नहीं होता। तो अगर वो उपयुक्त होगा तो वो होगा, अन्यथा मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम ही नहीं चलता है। तो उसकी आप चिंता न करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब जो भी चैट आएगा वो विषय पर होना चाहिए, और आप लोग भी खूब मजे से अब विषय को शुरू करते हैं। यहाँ तक क्लियर? बहुत समय बाद मिला आपसे तो मैंने कहा इस पर बात की जाए। विश्व के बारे में थोड़ा 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 पढ़ चुके हैं। सर कौन कौन सा एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे पहले थोड़ा सा बता दीजिए। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैट तब तक ना करें जब तक जरूरत ना हो, मुझे क्लास खत्म करने दीजिए। क्लास में जो भी आपके प्रश्न है वो हो जाएंगे, अंत में फिर आपसे एक बार मौका दूंगा प्रश्न पूछने का, ठीक है? तो विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, और कहीं पर भी भौतिक बात नहीं आती तो हम क्या करने वाले हैं, भौतिक भूगोल को शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल होता क्या है? भौतिक भूगोल क्या होता है, लिख लें इसे, थोड़ा थोड़ा लिखते चले। भौतिक भूगोल, ये अब आधारभूत कक्षाएं नहीं है, मेन कोर्स चल रहा है तो उसकी बात हम कर रहे हैं। भौतिक भूगोल दो नाम से मिलेगा ये आपको अंग्रेजी में, फिजिकल ज्योग्राफी या जनरल ज्योग्राफी, ठीक है? भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी या जनरल ज्योग्राफी, इसी को भूगोल कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भूगोल नहीं है। जो जिसे हम विश्व भूगोल कहते हैं या हम भारत का भूगोल कहते हैं, वो है भौतिक भूगोल को विश्व पे लगाना, भौतिक भूगोल को भारत पे लगाना, ठीक है? इसी को भूगोल कहते हैं। इसमें भूगोल के सारे सिद्धांत आते हैं। मैं आपको भूगोल के सारे सिद्धांत यहाँ बताने वाला हूँ। भूगोल के सारे सिद्धांत जो है ये यहाँ पर बताए जाएंगे। उनके उदाहरण जो होंगे, उनके उदाहरण मैं विश्व व भारत दोनों से लूंगा। तो इससे क्या होगा, हमारा विश्व भूगोल और भारत भूगोल में भी जहां इनका कनेक्शन होगा वो आपको क्लास में ही दिखने लगेगा। लेकिन जब मैं उदाहरण दूंगा और वो उदाहरण आपके सामने लंबा रहे, आपकी समझ में भी आए, उसके लिए मुझे एक एटलस चाहिए होगी। क्या आप एटलस रख सकते हैं क्लास में? और हमने कहा कि एटलस कोई भी हो सकती है, ओरिएंट ब्लैक स्वान हो सकती है, ऑक्सफर्ड हो सकती है, केजीएस की भी एटलस हो सकती है। लेकिन जैसा कि हमने कहा उसमें कुछ चीजें मिसिंग है। अभी जैसे हम देखेंगे कि जलवायु वाला भाग और जो हमारे जैव विविधता और पादप और मृदा वाला है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी एटलस में कोई कमी की वजह से हम उसे मिक्स करें, ठीक है? डन। तो ये हुआ हमारा फिजिकल या जनरल ज्योग्राफी, भूगोल के सिद्धांत। अब भौतिक भूगोल होता क्या है? भौतिक भूगोल होता है, जो मैं हमेशा परिभाषा से कहता हूं, पृथ्वी की
सतह का अध्ययन। पृथ्वी की सतह ठोस है। ठोस में कौन सा आता है? स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या है, उससे जुड़े सारे सिद्धांत मुझे आपको करवाने, ठीक है। उसके बाद ठोस के बाद हम तरल में आते हैं। तरल में, तो तरल में हमारे पास एक तो वायु आ जाएगा। वायुमंडल के सारे सिद्धांत मैं आपको कराऊंगा। उसी में तरल में जल मंडल भी आएगा। जल मंडल के भी सिद्धांत मैं कराऊंगा। और उसके बाद ठोस और तरल के बाद जीवित और निर्जीव की जब बात होती है तो एक जैविक पार्ट भी है जिसको हम कहते हैं जैव मंडल या जीवित मंडल, ठीक है। ये और केवल ये और केवल ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखने में बहुत सरल लगता है, सिर्फ यही करना है और कुछ भी नहीं करना। स्थल मंडल में हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि बड़ी चीजें, महाद्वीप, महासागर कैसे बने, सारे महाद्वीप कैसे बने, महासागर कैसे बने, फिर इनके अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं, तो इन महाद्वीपों पर पर्वत, पठार, मैदान, जिनको क्या कहते हैं? स्थल आकृति। इन पर जो स्थल की आकृति बनी, पर्वत बना, पठार बना, मैदान बना, क्यों बना, कैसे बना, वो सारे सिद्धांत देखेंगे, उदाहरण के साथ देखेंगे। उसके बाद इनमें कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं जो होती हैं, जैसे ज्वालामुखी, जैसे भूकंप, जैसे पर्वत निर्माण, ये सारी चीजें हम इनको अलग से पढ़ेंगे। तो पहले दिन आपको परिचय दे रहा हूं हम क्या करने वाले हैं, वो सारी चीज करेंगे, ठीक है। वायुमंडल कैसे बना, इसकी उत्पत्ति को समझेंगे, इसकी संरचना को समझेंगे। ये कैसे बना, वायुमंडल कैसे बना, सारे सिद्धांतों को हम देखेंगे। कैसे बना, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या संरचना है। जितने भी लोग चैट करेंगे, अगर विषय पे करेंगे वायुमंडल की, तो मैं सारी बातें जवाब दूंगा। इधर उधर की करेंगे तो फिर हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा। तो आप सब आमंत्रित है, इन पे जो लिख रहा हूं खूब पूछिए, जो मर्जी पूछिए, ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले। आपको इससे बेहतर क्लैरिफिकेशन का मौका नहीं मिलेगा। आपस में एक दूसरे को क्लैरिफिकेशन देंगे तो बहुत सारा वो हो सकता है। तो मैं हूं, मैं सबका जवाब दूंगा। और आपने देखा है मेरी शिक्षण शैली पहले भी देखी है, आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि विषय वाले प्रश्न होंगे, बेकार प्रश्नों के फिर चंपक सवाल के मेरे पास नंदन ही जवाब होते हैं, उनका मैं कुछ खास चेंज नहीं कर पाऊंगा। उत्पत्ति हो गई, संरचना हो गई। तो ये वायुमंडल तो बदलता रहता है, बदलता रहता है कि नहीं। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज गतिशील है तो वो क्या है? वायुमंडल। तो ये गतिशील क्यों है, तो इसकी गतिशीलता को हम पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कैसे हुआ, क्या हो रहा है। और वायुमंडल में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं समसामयिक मुद्दों में। इसको क्या कहते हैं? वैश्विक तापन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो जलवायु का हम वर्गीकरण भी करेंगे और उसके परिवर्तन को समझने की कोशिश भी करेंगे। जलमंडल में क्या है? ये जो हमारे सागर हैं, सागर, महासागर, जितने भी जलीय जलीय क्षेत्र है हमारा, या जलाशय हैं, ये कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। इनके अंदर भी क्या कोई स्थलाकृति होती है, उस स्थलाकृति को भी पढ़ेंगे। क्या सागरों में संसाधन है? संसाधनों की बात करेंगे, इनके अंदर क्या बहुत सारे संसाधन है, और मानव इनका क्या उपयोग कर रहा है, उस पर भी बात करेंगे। जैव मंडल में वैसे तो आपको पर्यावरण में ज्यादा पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं विश्व के बायोम्स आपके साथ करूंगा। विश्व के बायोम। जो भी छात्र पहली क्लास मिस करते हैं वो मिस कर जाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो क्लास का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, हम भौतिक भूगोल करने वाले हैं।
मैं आपको सभी सिद्धांत देने वाला हूं, हम इन पर बात करेंगे। एक एक करके ये सारी चीज होगी, इसमें प्रीलिम्स भी कवर होगा और मेंस भी कवर होगा, और सिद्धांत ऐसे होंगे कि जिनकी समझ के साथ आप कई प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ में दे पाएंगे। ठीक है। दीपिका कह रही है पहले मेंस का पढ़ रहे हैं या प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं, तो सभी छात्रों के बताना चाहता हूं जो खासकर बिगनर हैं, जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, पहले मेंस का पढ़ रहे हैं या प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं। कुछ विषय जैसे एथिक्स है, एथिक्स वो प्रीलिम्स में नहीं आता, वो प्रीलिम्स में नहीं आता। उसके बाद विश्व इतिहास वो प्रीलिम्स में नहीं आता। आजादी के बाद का भारतीय इतिहास, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो प्रीलिम्स में नहीं आता। आंतरिक सुरक्षा वो प्रीलिम्स में नहीं आता। अगर आपको शिक्षक वो पढ़ा रहे हैं तो वो केवल मेंस पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपके शिक्षक आपको राज व्यवस्था पढ़ा रहे हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, सामान्य इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो उसकी उपयोगिता दोनों प्रीलिम्स और मेंस में है। ये मूर्खता बंद कर दो स्कूल में कि कॉपी बनानी है, प्रीलिम्स की कॉपी फिर मेंस की कॉपी, 5 रंगों की कॉपी, पचरंगा बर्फी तैयार हो जाएगी और दहेज में ले जाओगे, उस कॉपी का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो ये डन है। तो ये हुआ आपका जो हमारा वादा है, हम इसको क्लासेस कितनी लगेंगी, मेरे ख्याल से 20-25 क्लास में इसको हम खत्म कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन द क्लास। सो ये हो जाएगा। ठीक है। अब एक लिख रहे हैं एस्ट्रोनॉमी कब होगा सर, सॉरी सर, इसलिए कह रहा हूं वो मुझ पे छोड़ दें, वो मुझ पे छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते। अभी जहां पर हम हैं उस पे हम शुरू करें। तो हमें क्या करना है, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड के बारे में मैं क्यों बताऊं, पहला सवाल ये, ब्रह्मांड के बारे में मैं क्यों बताऊं। ब्रह्मांड मेरा एरिया नहीं है, एस्ट्रोनॉमी मेरा एरिया नहीं है। एस्ट्रोनॉमी किसका एरिया है, विज्ञान का एरिया, विज्ञान का एरिया। लेकिन क्योंकि मैं पृथ्वी ग्रह को पढ़ा रहा हूं, तो पृथ्वी ग्रह की एक औसत समझ की उत्पत्ति कैसे हुई, इसलिए मुझे थोड़ा सा आपको ब्रह्मांड पढ़ाना चाहिए। समझ में आया? पृथ्वी के अंदर क्या है, उसकी आंतरिक संरचना क्या है, तो उसका एक वैज्ञानिक होता है, उसे कहते हैं भूगर्भ शास्त्री। मैं क्यों पढ़ाऊं, मैं नहीं पढ़ाता हूं। लेकिन पृथ्वी के गर्भ में जो हो रहा है वो पृथ्वी की सतह पर उथल पुथल मचा देता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा भूगर्भ शास्त्र जानना चाहिए। तो पहली बात तो ये समझिए कि भूगोल में भूगर्भ शास्त्र और ये एस्ट्रोनॉमी की आवश्यकता क्या है। इसकी केवल ये आवश्यकता है क्योंकि आप पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी ग्रह कैसे बना, क्या अन्य ग्रहों से इसकी तुलना की जा सकती है, ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं जो उसमें आ जाते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक होता है, लेकिन क्या हो जाता है, बहुत से छात्र क्या सोचते हैं, अच्छा अगर ब्रह्मांड नहीं आया तो मुझे जो है वायुमंडल कैसे आएगा, है कि नहीं। तो ये गलत बात है। आप सोचिए, आप स्कूल नहीं गए थे लेकिन फिर भी अपनी मातृभाषा बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे, बिना स्कूल गए हुए स्कूल जब पहुंचे अपनी मातृभाषा बोलते हुए पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, बल्कि लतियाते रुलाते हुए पहुंचे, हमको नहीं जाना है, मास्टर जी अच्छे नहीं लगे, मास्टर नहीं अच्छी नहीं लगे, मम्मी पापा ही अच्छे लग रहे, सब तो ये करते हो कि नहीं करते हो। लेकिन सर एस्ट्रोनॉमी कब कराएंगे सर, वो दिल जो है धड़क रहा है। रोको रोको, दिल को धड़कने दो। मैं चाहता हूं कि हमारी क्लास ऐसी रहे जिसमें सिर्फ मैं ही एक्टिव ना रहूं, मेरे छात्र भी सुपर एक्टिव होने चाहिए। तो आज जो मैं शुरू करने वाला हूं, मैं इन चारों में से कुछ भी शुरू कर सकता हूं, ऐसा कोई क्रम नहीं, ऐसा कोई क्रम नहीं है कि हम एक से शुरू करें। हाँ ये जरूर है, आप लोगों को मैं बेसिक भूगोल पढ़ा चुका हूं, ऑनलाइन वालों को भी बेसिक भूगोल हम पढ़ा चुके हैं। तो बेसिक हो जाने के बाद मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा टॉपिक हम शुरू करें जो हमारे लिए नया भी हो और रुचि भी पैदा करे, तो अच्छा रहेगा कि नहीं। ठीक है। अगर मैं आपको बोलने लगूं, देखो ब्रह्मांड था, ये एक महाविस्फोट सिद्धांत हुआ 13.8 अरब साल पहले, उसको बिग बैंग कहते हैं, फिर ये फटा, फिर ये लिखा, और आप लिख रहे हो
फिर तारा होता है, फिर तारा बड़ा होता है, फिर इसको लाल दानव कहते हैं। सर लाल दानव, फिर आप आंख बंद करते हो आपको दानवी लाल दिखाई देता है, फिर ये लाल दानव फटेगा, सर फटेगा, फिर इसका सुपरनोवा होगा। सर लेकिन सुपरनोवा क्यों हुआ, कैसे हुआ? फिर बताऊंगा कि सुपरनोवा क्योंकि उसका ईंधन खत्म हो गया इसलिए फट गया। सर लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा है। तो अभी वो वाला काम करेंगे जिसमें आपको मजा और समझ दोनों आएगा। जब छात्रों को ये क्लियर हो जाएगा, जब छात्रों को ये हो जाएगा तो अब तान्या पंडित कह रही है बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है। तान्या पंडित जी, मैं निर्धारित करूंगा ना बेसिक, बेसिक, बेसिक। अब यहाँ पर बहुत सारे छात्र, इसलिए भी ये हो जाता है। तो हमारे पास बच्चों हम क्या पढ़ाने वाले हैं वो भी बता दें आपको। भूगोल के सिद्धांत, इसको क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल। ठीक है, सिर्फ यही है। मैंने कहा यही भूगोल है, भूगोल यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन हमने सुना है विश्व भूगोल। विश्व भूगोल क्या होता है? वन को विश्व में देखें। किसको देखें? वन को। इन सिद्धांतों को किस पे लागू करेंगे? विश्व पे। तो हमने कहा कि हम आपको केजीएस में दूसरी चीज ये पढ़ाएंगे, और तीसरी चीज क्या होगी? भारत भूगोल। ये क्या होता है? ये भी कुछ नहीं होता है, ये होता है वन को भारत में देखें। ठीक है, उसके बाद ये आ गया 3। हमने सोचा कि कुछ छात्र नए हैं, उनके पास एटलस भी नहीं होगी, एनसीईआरटी भी नहीं देखी होगी, तो उनको हमने क्या कह दिया, आइए कुछ आधारभूत कक्षा करते हैं। आधारभूत कक्षा का मतलब एटलस क्या होती है, मानचित्र कैसे देखते हैं, कुछ परिभाषाएं लिखवा दी, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। क्या ये यहां भी पढ़ाया जाएगा? पढ़ाया जाएगा कि नहीं? तो अब ये छात्र क्या है, अभी तो हमारा आधारभूत ही नहीं खत्म हुआ है, तो ये भूत तो कभी मरेगा ही नहीं। तो क्या चाहती हैं पांडे जी, आप क्या करना चाहती हैं? और हमने बेसिक काम किया है उस पे, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम भूगोल के सिद्धांत पे आ रहे हैं। इस बैच में क्या हो चुका है? ये हो चुका है, तो आप सिद्धांत पीछे देख रहे हैं। लेकिन जब मैंने ये भारत कराया तो साथ में सिद्धांत भी बताया, वहां मेरा काम बढ़ गया था लेकिन मैंने वो कराया। तो ये समझिए कि अब आपको, अभी तक बहुत से लोगों ने एटलस ही नहीं खरीदी थी, अभी तक तो बहुत से लोगों ने एटलस नहीं खरीदी, वो सारी चीजें आ गई। अब हम सिद्धांत करने वाले हैं, तो ये मूर्खता करना बंद करिए। बाकी लोग भी चैट पढ़ते हैं, आपके शिक्षक भी चैट पढ़ते हैं, ऐसा मत करिए कि आप लोगों के चैट जहां वाकई में जरूरी हो वो पढ़ना शिक्षक बंद कर दें। आपको पहला दिन है तो आपको स्कीम बता दी है। ये आधारभूत कक्षाओं का मतलब ही ये होता है कि आप भूगोल से थोड़े से सहज हो जाएं। क्या हमने उसमें उत्तर लेखन की भी एक क्लास की आधारभूत में? तो यहाँ पर भी आपके साथ भी हो चुकी है, इन लोगों को उत्तर कैसे लिखा जाता है, किताब कैसे पढ़ी जाती है, वही आधारभूत होता है। अब क्योंकि उसी चीज को पूरे उसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो अब हम सोचते हैं कि छात्र अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये नोट्स बना रहे हैं, लाल किताब, हरी किताब, पीली किताब, तो बंद कर दें। तो कौन सा वाला ले जो सबसे चैलेंजिंग हो, स्थल, वायु, जल या जैव? आपकी जल्दी से बताएंगे। स्थल, जल, वायु। स्थल, सारी जिंदगी स्थल ही देखा है तुमने? अच्छा एक बात बताओ, स्थल में क्या चैलेंज है? प्लेट टेक्टोनिक्स पता है ना आपको? प्लेटें आती हैं टकराती हैं। पर्वत निर्माण पता है ना, वलित पर्वत होता है। मैं तो ऑफलाइन बच्चों से बात कर रहा हूँ। सर स्थल बता दीजिए। भूकंप पता है ना, जब वो दरार पड़ती है ऊर्जा निकलती है। भारत तक का भूकंप देख चुके। सर स्थल बता दीजिए। अगर इनसे पूछा जाए वे शादी कैसे करना चाहते हो एकदम शानदार, कैसी होगी? सर वो सब लोग को बुला दीजिए,
और जो है आलू पूड़ी रखवा दीजिएगा, मीठा में गुलाब जामुन, घोड़ा मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो पैदल ही चल दूंगा। अबे बढ़िया चलने वाला था, ऐसा था कि भाई मेरी शादी किसी तरह करवा दीजिए, बताओ। तो स्थल तो सभी लोग देखते हैं, आप लोगों ने देखा ही नहीं है, उसके अलावा कौन सा नहीं देखा है ये बताओ। तो जल नहीं देखा है तो समुद्र में गए नहीं है आप लोग। वायु, वायु दिखता नहीं है ना, वो सलमान खान की तरह है, वो दिल में आता है ना, महसूस होता है। ठीक है, तो ये हो गया वायु। सर जो आपको सबसे चैलेंजिंग लगता है, वाह, पढ़ा आपके लिए रहे हैं, और जो आपको सबसे चैलेंजिंग, आप यूं समझिए कि इतने आलसी हो गए हम, इतने आलसी हो चुके हम कि बात हम कर रहे हैं रैंक 1 शक्ति दुबे बनने का, और हमारी शक्ति का परिचय हम ये दे रहे हैं, जो आपको पसंद मालिक जो आप करवा दो। वो देखो अनीश, अपने हिसाब से करवाइए सर। अरे कभी तो अपना हिसाब बना लो, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। जो लोग इस परीक्षा को अपने हिसाब से तैयारी करने की क्षमता रखते हैं वो पास कर जाएंगे। औरों के हिसाब से तो मतलब इधर फेंक दिए जाओगे, उधर फेंक दिए जाओगे। सोचना शुरू करिए। बहुत से लोग प्ले सेफ, मुझे लगता है प्ले सेफ वाला है स्थल मंडल। ये हर किताब शुरू भी इससे होती है। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं, जो लोग एनसीईआरटी खुद से पढ़ना शुरू करते हैं वो बेचारे स्थल ही खत्म कर पाते हैं जब तक उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हर बार पढ़ा है तो स्थल ही पढ़ा है, और फिर भी क्या चाहिए सर, स्थल ही दे दो। ठीक है, होने को तो जैव मंडल बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन जैव मंडल के लिए थोड़ा सा लेवल ऑफ क्लाइमेट चाहिए। जैव मंडल पे मैं आ नहीं सकता, क्योंकि आपको उसमें थोड़ा जलवायु की समझ होनी चाहिए। जल और जलवायु दोनों हो सकते हैं, जल और जलवायु दोनों हो सकते हैं। तो इन दोनों में से एक मैं चुन लेता हूँ, वायु चलेगा। चलिए, तो वायु, वायुमंडल, हम किससे शुरू कर रहे हैं, वायुमंडल। इनमें से कोई सा भी एक कर सकता था, मैं किससे शुरू कर रहा हूं, वायुमंडल। अब जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो क्या पहला चैप्टर वायुमंडल मिलेगा? पहला चैप्टर जब एनसीईआरटी खोलेंगे तो वायुमंडल मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहां क्या मिलेगा, स्थल मंडल और अंतरिक्ष मिलेगा। फिर आप क्या कहेंगे, अरे ये मास्टर तो कुछ नहीं जान रहा है, पहले तो उससे होता है, देखो गलत पढ़ा रहा है। अरे चुन रहा हूँ, थोड़ा चुनौती दे रहा हूँ, ऐसे सोते सोते छात्रों की जगह थोड़ी चुनौती दे रहा हूँ कि हम वो बाद में करेंगे। ठीक है, स्थल बहुत बहुत ही स्टैंडर्ड है, स्थल बहुत ही स्टैंडर्ड है, थोड़ा वायु करते। और स्थलीय प्रक्रियाओं पर जो बाह्य पर जो प्रभाव होते हैं वो जलवायु के होते हैं, इसलिए हम वो करने जा रहे हैं। चलेगा? तो जलवायु क्या होता है इसे देख लें। हाँ, जो किताब के लिए रो रहे हैं, ये वाली किताब रहेगी, कक्षा 11वीं की किताब, कक्षा 11वीं। इसमें 150 पेज है, 150 पेज में 15 पेज डेली के हिसाब से 10 दिन में ये किताब खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हुई तो नाक या कान कौन सा वाला कटवाओगे? भाई गिन लो, मतलब 3 राउंड मैंने कहा है, एक नाक जा सकती है, 10 दिन में नहीं हुआ, फिर 20 दिन में दूसरा राउंड नहीं हुआ तो एक कान शहीद हो जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है, जो कर लेना। और जिसको भी किसी की नाक कटी दिखे समझ लेना कि ये लक्ष्य मिस हो गया था। पक्का करेंगे कि नहीं करेंगे? लग नहीं रहा है सर, अब इतना सारा कर देंगे सर, बहुत सारे मास्टर्स को हमने वादा किया है, अब तो वादा तोड़ के इतनी आदत हो गई है कि अब तो वादे का ही महत्व नहीं रह गया। कोई बात नहीं, सारे पाप छोड़ दें, एक बार फिर से, एक बार फिर से हम लेवल उठा सकते हैं। ठीक है, अमृत वो पढ़ाइए जिससे क्वालिफाई कर जाए, चचा चारों से होगा। वो पढ़ाइए जिससे चारों पढ़ाएंगे, चारों क्वालिफाई तुम ही करोगे बेटा, मैं नहीं करूंगा, ये मैं बता रहा हूँ। इतना टशन तुमने कमेंट दिया है, नाम तुम्हारा पढ़ के पब्लिक चंपक लिखेगी बेटा। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी सिखा चुका हूँ इन लोगों को, ये चुन चुन के कमेंट लिखेंगे अगर ब्रेनस्टॉर्म कर दिया इन्होंने तो। ब्रेनस्टॉर्मिंग आंसर लिखने के लिए जरूरी, वो पढ़ाए, पेश किया जाए मास्टर जी। ये पेशकश वाले जितने बैठे हुए हैं, पेशकश से आगे बढ़िए। आप लोगों के लिए क्या करा रहा हूँ ये जो आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो जलवायु शुरू करें। तो जलवायु से पहले क्या आएगा, वायुमंडल। क्या आ गया, वायु मंडल। क्या है परिभाषा? पेशकश वाले कमेंट मत करिएगा, नहीं तो चैट वाले आपको पूरी आजादी है, दिखाइए कितना कितना आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं इनके लिए।
वैसे भी आप खाली बैठे हो तो बिल्कुल कर लीजिएगा। हाँ जी, तो क्या है जलवायु, ये वायुमंडल क्या है? कह रहा पता नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, कब से पैदा हुए हो गया ना? सांस ले रहे हो ना, वही जो जा रहा है अंदर वही है वायुमंडल। बताओ यार, कह रहा है सर वायुमंडल, ये तो कभी देखे नहीं। जल्दी बताइए, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला गैसीय आवरण। इसके लिए न्यूक्लियर फिजिक्स नासा जाना है? सर लिखवा देते तो सर इससे हम पास हो जाते। पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला गैसीय आवरण, लिख लो नहीं तो बात हो जाएगा। टोपी पे स्वैग लिखाने से स्वैग नहीं आता बेटा, स्वैग आता है उत्तर देने से। ये देखो, टोपी तो घोषणा है कि स्वैग है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाएगी अगर मैं सवाल पूछूंगा। पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला गैसीय आवरण, पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला गैसीय आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। ठीक है, बहुत ही सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, यही है, इसके अलावा कोई वो नहीं है। ये क्या है? ये दिखाई देता है, अदृश्य है, अदृश्य है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन कभी कभी दिख जाता है। जब धूल और आंधी आती दिखता है कि नहीं दिखता है? प्रदूषण के दिन दिखाई देता है। जब चारों तरफ धुंध कोहरा होता है दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? तो भी दिखाई देता है। वैसे चारित्रिक रूप से क्या है? अदृश्य, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, गंधहीन है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती सर, लेकिन नाले के पास आती वो, उसमें मसाला जोड़ दिया गया है। प्राकृतिक रूप से क्या है? गंधहीन है, इसमें कोई स्मेल भी नहीं होती है। और ये क्या है? ये परतदार होता है। क्या होता है? परतदार। ऐसे देखो मत, लिख लो, पूछेगा, कथन में आ जाएगा, कथन में आ जाएगा। लिखते रहो लिखते रहो। ट्रांसपेरेंट है, अगर आपको अंग्रेजी भी लिखना है साथ में, ट्रांसपेरेंट है, ओडरलेस है, कलरलेस है, रंगहीन है, कोई कलर नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है? एक गैसीय आवरण है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये गैसीय आवरण क्या हर ग्रह पर होता है? ये जो किसी छात्रा ने पूछा सर एस्ट्रोनॉमी कब पढ़ाओगे, वहां पर इसका जवाब भी आएगा, बट प्रश्न तो उठा लें, है कि नहीं? तो लिखिएगा, पृथ्वी ग्रह पर, पृथ्वी ग्रह पर एक स्थायी वायुमंडल है। पृथ्वी ग्रह पर एक स्थायी वायुमंडल है, जो सभी ग्रहों पर नहीं होता, सभी ग्रहों पर नहीं होता। तो प्रश्न ऐसा आ जाता है कि भाई पृथ्वी पर वायुमंडल है, बाकी बाकी पर क्यों नहीं है? तो इसके दो कारण, ठीक है, लिखेंगे। पृथ्वी पर वायुमंडल होने के दो कारण हैं। पहला, पृथ्वी का गुरुत्व बल। पहला कारण क्या है? पृथ्वी का गुरुत्व बल। तो आपके पास गुरुत्व बल होगा तो आप क्या करेंगे? उन गैसों को अपने पास पकड़ के रखेंगे। बट वो तो सर गुरुत्व बल तो सभी ग्रहों के पास होता है, तो इसलिए दूसरा भी कारण है। दूसरा कारण क्या है? सौर पवन, सौर पवन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोलर विंड, सौर पवन से, सौर पवन से सुरक्षा, सौर पवन से सुरक्षा, दोनों चीजें समझाऊंगा कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अभी पहले हमने देखा कि वायुमंडल क्या है, बाकी ग्रहों पर नहीं है, हमारे पास है, इन दो कारणों से है। अब हम इसको क्या मैंने समझाया उसको मैं बताने वाला हूं, आगे लिखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति 3 चरणों में हुई। पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति 3 चरणों में हुई। पहला चरण, पहला चरण, फर्स्ट,
इस वायुमंडल को प्रारंभिक वायुमंडल कहा जाता है। इस वायुमंडल को प्रारंभिक वायुमंडल कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता थी। इस वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता थी। यह वायुमंडल नष्ट हो चुका है। ठीक है, यह वायुमंडल नष्ट हो चुका है, ये जा चुका है, लुप्त हो गया है। सब समझाऊंगा, पहले लिख लेते हैं, वरना फिर आपका ध्यान थोड़ा लिखने में रहता है, फिर वो रहता है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, दूसरा चरण। ठीक है। प्रारंभिक वायुमंडल के नष्ट होने के उपरांत प्रारंभिक वायुमंडल के नष्ट होने के उपरांत गैसीय उत्सर्जन, गैसीय उत्सर्जन, अंग्रेजी में एक शब्द लिखेंगे डी गैसिंग। क्या शब्द लिखेंगे? डी गैसिंग, गैसीय उत्सर्जन के कारण इस वायुमंडल की संरचना हुई। इस वायुमंडल की उत्पत्ति हुई, संरचना मत लिखना। इस वायुमंडल की उत्पत्ति हुई। इसमें इसमें मीथेन, हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में मीथेन लिख लीजिए, जो केमिस्ट्री थोड़ी जानते हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जलवाष्प इत्यादि। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जलवाष्प व इत्यादि इत्यादि गैसों से बनी। ये कौन सा हो गया हमारा? द्वितीयक। प्रारंभिक हो गया पहला चरण, दूसरा चरण। तीसरा चरण लिखेंगे वर्तमान वायुमंडलीय, वर्तमान वायुमंडलीय दशा एवं संरचना। वर्तमान वायुमंडलीय दशा एवं संरचना द्वितीयक चरण के, द्वितीयक चरण के जलवायु, द्वितीयक चरण के जलवायु की परिवर्तनशीलता एवं एवं विभेदन के कारण, विभेदन के कारण हुई। वर्तमान वायुमंडलीय संरचना, वर्तमान वायुमंडलीय संरचना को दो घटकों में डाला जाता है। पहला स्थायी संरचना,
दूसरा ठीक है। तो पहले चरण में हीलियम और किसकी प्रधानता थी? हीलियम और हाइड्रोजन। पहले में क्या था? हीलियम और हाइड्रोजन। दूसरे में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डन। अब स्थायी संरचना जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट या स्थिर जो संरचना है, जो बदलती नहीं है, इसमें कौन सी गैस आती है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड से पहले और कुछ बड़ा है? आर्गन, AR। जो लोग ये नहीं जानते, इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या है? आर्गन। आर्गन हो गई 0.9%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 हो गई, अब तो 0.04। ये कितना हो गया? 99.94 तो इनमें चलेगी, प्लस अदर्स, अन्य। ठीक है, ये चार प्रमुख हैं। मैं इनको स्थिर और स्थायी क्यों कह रहा हूं? स्थान के साथ ये अनुपात नहीं बदलता, अनुपात नहीं बदलता। आप चंडीगढ़ चले जाइए, कनेक्टिकट चले जाइए, ठीक है, यही मिलेगा, यही मिलेगा। तो एक छात्र हैं, जिस भी बैच के हैं, मैं इस चैट को पढ़ देना चाहता हूं। सर प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, प्लीज हमें बेसिक पढ़ा दो। प्लीज, वो आपने दूसरे बैच में कराया था, वो बेसिक इस बैच में नहीं कराया। ये बताइए, ये क्या करवा रहा हूं? इसे ही बेसिक कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इससे बेसिक और क्या होगा? ये हाथ जोड़ के ये वाला जो कर रहे हो सुधीर, मैं तो कैमरा पे भी हूं, हाथ जोड़ के ये बेसिक है। सर वो विश्व का भूगोल अभी नहीं करवाया है, पूरा का पूरा करवाया जाएगा, पूरी क्लासेस में करवाया जाएगा। मैप देखना सिखाया। शिवानी सिंह सर, हमारी तो ज्योग्राफी की एक भी क्लास नहीं हुई है। जिनकी एक भी क्लास नहीं हुई है उनके लिए भी वायुमंडल एक गैसीय आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरता है। ऐसा थोड़ी कि उसको कुछ बदल दूंगा, यही तो। सर हमें शुरू से पढ़ाइए सर, शुरू से पढ़ा रहे हैं, शुरू से पढ़ा रहे हैं। सर आप जो 11th क्लास करवा चुके हैं वो हम लोग को नहीं करवाए हैं, नहीं करवाए हैं। आज वादा लिए हैं कि 11th क्लास की क्लास से शुरू करिएगा। क्या करें भाई? आपको समझ में आया कि छात्रों का ऑनलाइन चैट क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? सभी छात्र बताइए। शुरू है, आपको विषय बताया, परिभाषा बताई भूगोल की, पृथ्वी की सतह का अध्ययन। ये ठोस हो सकती, तरल हो सकती, ये होती है। हमने वायुमंडल की बात की, आपसे पूछा वायुमंडल क्या होता है, आपने कहा हमको नहीं आता है। कोई बात नहीं, हमने बताया। क्या बात कर रहे हैं यार?
सर हमारा ना चैट नहीं करते यार, बताओ। फिर शुरू हो गए ये लोग, क्यों? हाथ वाथ जोड़ रहा है, और ये नेता टाइप के लोग, नेता बनो ना यार। आपको लगा आप ये वाला कर लोगे, हम हाथ जोड़ रहे हैं और ये और वो, बिल्कुल ऐसा कर लोगे दिनहीन बन के, मजमा लगा लोगे, हम भी जोड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? वो तो छात्र आप ही के बैच के लिख रहे हैं जो हाथ जोड़ रहा था भाई, बाकी लोग। सर समझ आ रहा है, वायुमंडल ही तो है। ये वाला जो खेल बनाते हैं, आप सोचिए तो सही, शिक्षा का मजाक बनता है कि जब आपको शिक्षक जो बात करवा रहे हैं वो ना करके, सर हम हाथ जोड़ रहे हैं। अरे इतना दुखियारा, क्या मतलब? ऐसा लग रहा है कि गोरों की सरकार जो है लगान वसूल करने आई है, हम हाथ जोड़ रहे हैं, इस बार फसल एकदम बर्बाद हो चुका है। पढ़ने आए हो क्या है भैया भाई? अगली बार ये वाला हाथ जोड़ने वाला तांडव करो तो सोचिएगा, क्यों कर रहे हो? हटाओ। सभी लोग उसी बैच के सारे छात्र बोल रहे हैं भाई, चैट डाउन करो। अच्छा वाला क्लास चल रहा है, वायुमंडल शुरू किया है, करो। मैं भी बाकी शिक्षकों से प्रेरित होकर चैट हटा रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। अब माँ बाप बेचारे हाथ नहीं जोड़ पाते हैं आजकल की, बेटा हाथ जोड़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हो, पढ़ के ही आना। ठीक है, सारे हटा दो, सारे चैट हटाओ। बेकार में अच्छा वाला चल रहा था। तो किससे बने बच्चों? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य। परिवर्तनशील, और ये किसको हमने कहा स्थिर और स्थायी का मतलब क्या है? जो समय और काल के साथ बदलेगी नहीं, जो समय और काल के साथ बदलेगी नहीं। ऐसा नहीं कि दिसंबर और मार्च में दिल्ली की जलवायु में ये गैसें बदल जाएंगी, बट दिल्ली की जलवायु में एक चीज बदल जाती है दिसंबर और मार्च में। दिसंबर में दिल्ली बहुत ज्यादा प्रदूषित होती कि नहीं होती है? दिल्ली में हम कहते हैं कि आसपास फसल जला रहे हैं, और जो है दिल्ली की वायु की गुणवत्ता बहुत कम हो गई कि नहीं हो गई? तो वो कुछ बदलता होगा, उसे परिवर्तनशीलता कह सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ धूलकण? समझदार छात्रों, और एकदम बिगिनर्स की बात कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए भाई, धूलकण कहाँ पे ज्यादा होंगे, राजस्थान में या केरल में? राजस्थान में क्यों होंगे? सर रेतीली जगह है, शुष्क जगह है, हवा जो है आएगी तो वो सूखी बालू को उड़ा देगी। केरल में क्यों नहीं होंगे? सर समुद्र का किनारा है, ऐसी खुली रेत नहीं है, खूब हरियाली है, हवा आएगी भी तो उतनी धूल नहीं उड़ाएगी, और उसमें नमी भी ज्यादा होगी। तो सभी के साथ ये कर रहा हूँ, सभी के साथ ये कर रहा हूँ। फिल्मी वाला मत करिए, आप लोगों का चैट हटा दिया गया, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ। आप ही लोग बाध्य कर देते हैं कि शिक्षक फिर चैट पढ़ना बंद कर देते हैं, और आप लोगों के सच में जायज सवाल होंगे, ऐसा मत करिए, आपकी बहुत काम आने वाली है चैट्स। ये वाली अपनी सेवा मत खत्म करिए। तो धूलकण, धूलकण क्या हो सकते हैं? धूलकण एक तो धूली हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, सारी चीज लिखवा रहा हूँ, एकदम बेसिक से चल रहा हूँ। और आप एनसीईआरटी में घुसेंगे उससे पहले मैं पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं पढ़ाऊंगा। यही तो पढ़ाना होता है। मिट्टी, मिट्टी के कण, उसके बाद राख भी हो सकती है। हवा में राख होती है कि नहीं होती है? तो मिट्टी हो सकती है, राख हो सकती है, और और क्या हो सकता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सुना आपने? एसपीएम कहते हैं इसको, एसपीएम। सर ये नहीं सुना हमने। तो कुछ ऐसे ऐसे सूक्ष्म कण जो हवा में तैरते रहते हैं, तैरने को क्या कहता है? सस्पेंडेड। पार्टिकुलेट मतलब पार्टिकल्स, मैटर। ऐसा पदार्थ जो हवा में हल्का होने की वजह से तैरता है, उसको क्या कहते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इनका आकार बहुत ही कम होता है, कुछ 10 माइक्रोमीटर के साइज के होते हैं, उसको कहते हैं एसपीएम 10। वो अगर हवा में है तो हवा में तैरते रहेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि धूप की एक किरण आ रही, धूप की किरण आ रही, उसमें आपने धूल तैरती देखी है, वो एसपीएम होता है, एसपीएम होता है। तो आप अगर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो क्या होगा, 10-12 घंटे में वो नीचे बैठ जाएगा, वो हल्का होता है। लेकिन अगर आप उस कमरे में फिर से घुसिएगा और एक जगह झाड़ू हिला दीजिएगा तो सब क्या हो जाएगा? फिर से उठ जाएगा। ये होता है एसपीएम 10। इससे भी सूक्ष्म होता है एसपीएम 2.5, वो बैठता ही नहीं है, और उसको खासकर हमारे फेफड़ों के लिए हानिकारक माना जाता है, क्योंकि वो हवा में रहेगा ही रहेगा, अगर हम श्वसन करेंगे तो वो कहां पर जाएगा? बट ये विज्ञान का विषय है, पर्यावरण का विषय है, मुझे क्या करना था? बिगनर हैं, परिभाषा देनी थी। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं हवा में तैरने वाले पदार्थ
जो इतने सूक्ष्म होते हैं, तो इनको एस को सस्पेंडेड की जगह आप सूक्ष्म लिख सकते हैं, सूक्ष्म पदार्थ कण, ठीक है, जो तैरते रहेंगे वो है। और आपने पराग सुना है? पराग क्या होता है? पोलन ग्रेन, अंग्रेजी में इन्हें क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। तो जब जब हमारे फूल पौधे जो होते हैं, ये जब अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये क्या करते हैं? एसेक्सुअल करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये संपर्क में नहीं आते। जो उसमें मादा फूल होता है और जो नर फूल होता है, तो नर फूल का पराग, उसके कण जो है हवा में उड़कर कहाँ होते हैं? मादा फूल पर जाकर उसको फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, ये भी बायो का विषय है, हमारा कोई विषय नहीं। बट वो जो कण हैं जिनसे जो हमारे पादप आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, उन कणों को क्या कहते हैं? पराग। वो भी सूक्ष्म कण है, उड़ते रहते हैं। और कई बार हवा में नमक भी होता है। क्या होता है? नमक कण। सर हवा में नमक कैसे हो सकता है? तो हवा में नमक आपने नहीं देखा है। समुद्र किनारे कभी जाइए और दिन बिताइए समुद्र किनारे, और शाम को उंगली रगड़ कर अपने गाल का स्वाद लेकर देखिए। हल्का सा उंगली को गीला करिए, गाल पे रगड़िए और स्वाद करके देखिए, तो क्या होगा? नमकीन हो चुका होगा। आप तो समुद्र में नहाए भी नहीं, फिर कैसे नमकीन हो गया? तो जो हवा आती है, हवा, समुद्र की जो तरंगे हैं, तरंगे जब तट से टकराती हैं तो उनमें झाग बनती है और हल्की सी मिस्ट बनाती, धुंध बनाती है। तो वो क्या है? सागरीय लवणीय जल क्या हो गया? धुंध बन गया है, वो अब हवा में है। लेकिन पानी तो वाष्पित हो जाएगा, तो उस धुंध का क्या रह जाएगा? लवण रह जाएंगे, वो हवा में तैरते रहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? धूलकण। ठीक है, उसके बाद हम क्या पर आ गए? अब हम कहां पर आ गए? धूलकण के बाद जो चीज बदलती है वो है जलवाष्प। जलवाष्प को अगर आप नहीं जानते तो नमी, नमी, क्या मुझे बताने की जरूरत है कि जुलाई में जो नमी होगी और मई में जो नमी है, कौन से मौसम में ज्यादा नमी मिलेगी? जुलाई, क्योंकि मानसून का आगमन हो चुका होगा। मानसून का आगमन हो चुका होगा, जून में आ जाता है। तो जुलाई अगस्त में आप देखिएगा उत्तर भारत में मानसून है, तो हवाएं क्या हो जाएंगी? नम हो जाएंगी। और अभी बाहर जब निकलते हैं तो एकदम शुष्क है कि नहीं? तो ये बदल सकती है स्थान के साथ और ऋतु के साथ। कहाँ पे नमी ज्यादा होगी, राजस्थान में या केरल में? क्यों? तट मिल गया। तट मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ये नमी जो है, नमी जो है, स्थान व काल के साथ इसमें क्या देखा जाता है? परिवर्तन देखा जाता है। स्थान व काल के साथ क्या देखा जाता है? परिवर्तन देखा जा सकता है। इसकी मात्रा कितनी हो सकती है? 4.0 से 0.4% आयतन। यहां पे फिक्स है, ये स्थिर है भाई, ये बदलेगा नहीं। लेकिन वहां पर क्या है? बदल सकता है, बदल सकता है। 4% कहां पर होगा? समुद्र किनारे 4%। 0.4 कहां पर होगा? शुष्क क्षेत्रों में, मरुस्थलों में, डेजर्ट में कम होगा। डन। सब लोगों ने लिख लिया? जो भी लिखा है एक नजर डालिए, सभी लोग एकदम बिगनर्स की तरह ही चल रहे। पहला विषय करा रहा हूं। स्थल की जगह किस पे लिया है? थोड़ा सा वायु पे। वायु वाला एरिया जो है हमें ज्यादा समझने में मदद करेगा। स्थल पे भी आ जाएंगे, वायु के कुछ गहरे सिद्धांत भी होंगे, वो अभी नहीं पढ़ाएंगे, पहले स्थल के समझ लेंगे। सबके जब हो जाएगा, स्थल और वायु दोनों का जब बेस हो जाएगा, तो फिर हम उनके दोनों के जुड़े हुए सिद्धांत भी करेंगे। जल्दी से आपने अपनी इस पर एक नजर मारनी, 1 मिनट है आपके पास। जो भी आपने किया ये एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है तो आपको और भी सहज लगेगा। कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी? क्लास 11th। और उसका कौन सा चैप्टर पढ़ना बेटा? चैप्टर बताना, इसका चैप्टर नंबर कंटेंट में मिलेगा। एटमोस्फियर का, जलवायु, वायुमंडल वाला। 8 नंबर क्या है बच्चे? 8 नंबर क्या है? वायु का संगठन। तो एक संगठन कर दे इसको, संरचना की जगह संगठन कर देते हैं। कैसे उसका संगठन हुआ है? संरचना एक होता है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और उनका संरचना क्या है, तो वो हम करेंगे। ये दिखा रहा है क्लास 11वीं की 8 नंबर चैप्टर।
सभी लोगों को चैप्टर भी बता रहा हूं। अब फिर से बताना चाहता हूं, कुछ एनसीईआरटी जो उनका संशोधन हुआ है तो उनके चैप्टर नंबर ऊपर नीचे हो गए। तो अब अचानक सचिन सर ने कहा है, लक्ष्मण रेखा खींच के गए हैं, भैया यही चैप्टर होना चाहिए, तो क्या होगा, वायुमंडल का संगठन और संरचना, वायुमंडल कैसे गठित है और उसमें क्या संरचना है वो हम बात करेंगे। ठीक है, सबने देख लिया है। अब मुख्य परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में अगर प्रश्न आता है वायुमंडल की उत्पत्ति व क्या आपके पास जो आज पढ़ाया गया है उससे ये प्रयास किया जा सकता है कि नहीं? उत्पत्ति कितने चरणों में हुई? 3 चरणों में हुई, प्रारंभिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, संरचना पहले क्या था? हाइड्रोजन हीलियम था। उसके बाद अभी आपको याद नहीं, मैं फिर से नाम बता देता हूँ, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के, और जल वाष्प। और तीसरा क्या है, आज का है, जिसमें कुछ हिस्सा स्थिर है जो बदलता नहीं है और कुछ है। ठीक है, और भी कुछ आएगा तो और भी बताऊंगा। ये कैसा होता है, ये गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, अदृश्य होता है, और ये स्तरीय होता है, इसमें स्तर होते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। बिगिनर हैं तो उत्तर नहीं लिखते क्या, 100 शब्द लिख देंगे जो मैंने करवाया, 100 शब्द लिख सकते। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है। एक होता है कि उत्तर लिखने के लिए सचिन सर ने सामग्री दे दी, लेकिन मेरा आत्मविश्वास नहीं, अभी मुझे समझ नहीं आया, तो क्या अब थोड़ी देर को कॉपी छोड़ दें, पहले समझने पे जोर दें, ये हुआ क्या, सचिन सर ने बताया क्या, वो देखें। ठीक है, तो पहले पहले सौर मंडल बना, क्या बना? सौर मंडल बना। पहले क्या बना? सौर मंडल बना। सौर मंडल का जो सिद्धांत है उसको निहारिका सिद्धांत कहते हैं। वो भी कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि निहारिका सिद्धांत से बना, कैसे बना वो भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, बट उसकी अभी हमें कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं। सौर मंडल में एक ग्रह बना, क्या बना? पृथ्वी ग्रह। समझाने की बात करो, कैसे बना, क्यों बना, अभी जो हम विषय कर रहे हैं उसको उसकी जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं पृथ्वी ग्रह पर। किस पर आ जाते हैं? पृथ्वी ग्रह पर। जब पृथ्वी ग्रह बनी तो वो क्या थी? एक आग का गोला थी। क्या थी? पृथ्वी किससे बनी? जब बनी तो वो आग का गोला थी, और होते होते आज ये क्या हो गई है? ठोस हो गई है, और इसके चारों तरफ क्या हो गया है? एक गैसीय आवरण हो गया है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं आज? गैसीय आवरण। तो मुझे यहां से, इससे लेकर इससे लेकर 2025 अप्रैल तक आना है। ये यात्रा को मैंने आपसे क्या कहा? 3 चरणों में हुई। इन चरणों में हुई, 3 चरणों में हुई, 1, 2 और 3 चरण। किसकी यात्रा? वायुमंडल। केवल वायुमंडल की यात्रा रही होगी या स्थलमंडल की भी कोई यात्रा रही होगी? जब वो करेंगे उसके भी चरण आ जाएंगे। और जलमंडल, उसकी भी यात्रा रही होगी। जैव मंडल, उसकी भी यात्रा रही होगी। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? वायुमंडल। अच्छा, एक ही चीज से बने हैं, हो सकता है कुछ इस यात्रा का कुछ भाग सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप, आपके मित्र थे, स्कूलों में पढ़ रहे थे, सभी क्लासेस में आप पढ़े हैं, तो जिन क्लासेस में आप उनके साथ थे वो साथ थे। अब आप लोग अलग अलग दिशाओं में आ गए कि नहीं आ गए? तो कभी आप मिलिएगा, आप जो है आपकी उम्र बढ़ गई, आप बूढ़े हो गए और अपने मित्रों से मिल रहे हैं, बचपन के मित्रों से, तो कुछ भाग आपने अपने जीवन का एक साथ बिताया होगा कि नहीं? वो यादें ताजा करोगे कि नहीं करोगे? फिर बोलोगे अलग हो गए। तो ये 4 मंडल हैं। भूगोल क्या पढ़ता है? स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। इन 4 मंडलों में हमने एक मंडल उठा लिया, वायु कैसे बनी, हम इतनी सी बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो चरण है क्या वो सेम हो सकते हैं?
अब मुझे बताइए, क्या पृथ्वी, जो प्रारंभिक पृथ्वी है, आग का गोला, उसमें लपटें निकल रही हैं, वो सब कुछ पिघला हुआ है, क्या वो स्थिति है आज? नहीं है। तो यानी कुछ बदलाव आया होगा। तो क्या बदलाव आया? पहले चरण की तरफ चलते हैं। पहले चरण की तरफ चले। इसे मैंने फिर कहा, लिखने पे अब जोर नहीं देना, अब समझने पे जोर देना, नहीं तो फिर वो होगा हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमारा ब्याह करवा दो। हाथ मत जोड़ो। बहुत ही सिंपल सी बात, एकदम बेसिक से चल रहा हूं, बिल्कुल बिगिनर। कोई भी छात्र मेरे पास छठी क्लास का बिठवा दो, 10वीं का बिठवा दो, मुझे एमए में बिठवा दो, मैं उन सबको यही बात बताने वाला हूं, कुछ चेंज नहीं करूंगा। ठीक है? कि पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला थी। ठीक है? इसको अंग्रेजी में पृथ्वी का हार्डियन काल कहते हैं। अब बहुत से लोगों का मन होगा, अरे सर ये बेसिक है सर, मुझे हार्डियन नहीं पता। ये आपको पता भी नहीं करना है, मैं अपने ऑप्शनल वालों को पढ़ाता हूँ। पर फिर लिखा क्यों सर? एक तो आपको इम्प्रेस करने के लिए हो सकता है, दूसरा इसे हार्डियन काल का मतलब ये नरक काल है। नरक जो हमने सुना है, स्वर्ग और नरक की जो आपने संकल्पना सुनी है, तो नरक में ऐसा होता है, अगर नरक में जाओगे तो क्या होगा, यहाँ आग लगी होगी, वहां आग लगी होगी, और आपको तेल की कढ़ाई में तल के निकालेगा। ऐसा है कि नहीं? मास्टर जी को ऐसे इमोशनल कर रहे थे, हाथ जोड़ जोड़ के, सीधा तेल की कढ़ाई। तो ये एक नारकिक काल था, इसलिए शब्द यूज होता है हेल। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? हेल। पूरी पृथ्वी पर आग लगी हुई थी। क्या हुआ था? आग लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे ही हुई थी, एक जलता हुआ पिंड। और ये कब हुआ? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है? फिर से बताऊंगा, कई बार बताऊंगा इस कोर्स में, कई बार इस कहानी पे बार बार आऊंगा। आपका मन है, आप चाहें तो अभी लिख लें, चाहे तो बाद में, नहीं तो वीडियो आपके पास रहता। 4.5 अरब वर्ष पहले ये स्थिति थी। अब पृथ्वी क्या होने लगेगी? ठंडी होगी। तो ठंडी होगी तो पहले क्या ठंडा होगा, इसका केंद्र या बाहरी आवरण? बाहरी आवरण। तो ये जो है, पृथ्वी ठंडी हो गई। बट इसके अंदर अभी भी क्या है? आग ही नहीं है, सब कुछ पिघला हुआ। सारे धातु, सारे पदार्थ जो आप पृथ्वी पे आज देखते हैं, वो सब इसके अंदर हैं और बहुत गर्म है। क्या है? बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है? लेकिन ऊपर क्या आ गई है? परत आ गई। ठीक है? जैसे मैं कई बार वो उदाहरण देता हूँ कि आप घर पहुंचे, बहुत दिन से दिल्ली थे, मम्मा अब जो है घर का खाना खाना, आज हलवा बनाइए। मम्मा ने हलवा दिया, आपने जोश जोश में उसमें उंगली डाल दी। जीवन का पहला सबक, गरम हलवे में उंगली नहीं डालनी चाहिए, बहुत गर्म होता है। ठीक है? ये आपको बचपन में मिल चुका था, अब आप समझदार हो। मम्मा ने हलवा बनाया एकदम देसी घी में, गरम गरम हलवा, आपने कहा हम उंगली नहीं डालूंगा। आपने वेट किया, उस पर परत बन गई, अब आपने उंगली डाली। जीवन का दूसरा लेसन, परत बनने का मतलब ये नहीं कि हलवा ठंडा हो चुका है, अभी भी गर्म है। ये जो पतली परत है ना, जब तक ये मोटी नहीं होगी तब तक वो है। तो अभी पृथ्वी की स्थिति क्या है? हलवा परत के अंदर है। हलवा क्या है? परत के अंदर। क्यों? क्योंकि ऊपर से पृथ्वी ठंडी हो गई। सर ये ठंडी क्यों होती है? अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो नासा में जाना चाहते हैं, अगली बार जब चपाती मिले ना, उसे सामने रखना, देखना क्या हो रहा है। समय के साथ वो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। चपाती क्यों ठंडी होती है? तापमान होता क्या है? आपके अंदर की ऊष्मा होती है। तो जब तक चपाती को आग पे रखा था, वो फूल रही थी। ऊष्मा कौन दे रहा था? चूल्हा दे रहा था। अब आपने उसको चूल्हे से हटा दिया है, तो अब कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो चपाती समय के साथ क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। पृथ्वी जब बनी थी, तब बहुत सारी चीजें आपस में टकरा रही थी। जो ब्रह्मांड जब बनता है, जब सूर्य सौर मंडल बना, चीजें आपस में टकरा रही थी, संसर्जन हुआ, वो सारी प्रक्रिया हुई, वो भी बताएंगे कि कैसे हुआ। तो ये सब कुछ गर्म है। गर्म है तो अब, क्योंकि उसके अंदर कोई अपना स्रोत नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है? ठंडा होता है। केंद्र में अभी गर्म, बाहर ये। तो इसके पास कुछ हवाएं थी। तो सौर मंडल जो बना था, सौर मंडल बना किससे है? सौर मंडल इन पदार्थों से बना है। किनसे?
हाइड्रोजन और हीलियम। ये सौरमंडल में बनती अंतरिक्ष में 95% पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। इनको नहीं पता है, बिगिनर्स को बता रहा हूँ। पूरे अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। तो मुझे बताइए, पृथ्वी जब बन गई तो क्या उसके चारों तरफ हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? हाइड्रोजन और हीलियम, H2 He H2 He H2। ठीक है, इसको हमने क्या कहा? आजकल इंटरनेट पे कौन सा चल रहा है? 4G चल रहा है, 5G चल रहा है? 5G चल रहा है। ये हमारे वायुमंडल का 1G है, फर्स्ट जनरेशन, पहला वायुमंडल। इसको हम क्या कहेंगे? पहले वायुमंडल को हमने क्या कहा? आप लिख चुके हैं, चिंता मत करिए। इसको हमने क्या कहा? प्रथम चरण। यही आपने लिखा है। तो पहला वायुमंडल क्या था? हाइड्रोजन हीलियम। अब बताइए, बेसिक से बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? एकदम बेसिक बता रहा हूं। पृथ्वी बनी, पृथ्वी ग्रह थी, सौरमंडल में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा था? हाइड्रोजन हीलियम। दोनों गैस हैं, दोनों हो गए। सर लेकिन ये चला क्यों गया? अब ये जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को पकड़ना पड़ता है। वायुमंडल जो है उसको पकड़ना पड़ेगा, पृथ्वी को पकड़ना पड़ेगा। तो आप लोग पृथ्वी पर चलते हैं, आप लोग पृथ्वी पर चलते हैं क्यों चलते हैं? गुरुत्व के कारण। अभी भारतीय मूल की अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स वापस आई है कि नहीं आई है? उनको क्या दिक्कत हो रही है? गुरुत्व नहीं था तो उनके शरीर में जो हड्डियों का जो कैल्शियम होता है, वो सब कुछ समीकरण बिगड़ जाते हैं। तो जब गुरुत्व नहीं होगा तो चीजों की क्या टेंडेंसी होगी? बाहर की ओर जाएंगे। तो पृथ्वी का, अभी पृथ्वी बनी है, पृथ्वी बनी हुई है, इसका गुरुत्व है, भारी चीजें तो इसके पास आ जाएंगी, लेकिन हल्की चीजों की क्या चेष्टा होगी? आप बताइए, क्या आपने वो, एक तो नॉर्मल गुब्बारा होता है, लोग फूंक मार के गुब्बारा फुलाते हैं, क्या आपने सिलेंडर वाला गैस का गुब्बारा देखा है? सभी लोगों ने देखा है। तो वो नीचे रहता है, ऊपर रहता है? वो ऊपर को चला जाता है। क्यों ऊपर चला जाता है? उसमें गैस भरी, कौन सी गैस भरी है? हीलियम भरी हुई है उसमें, उसमें हीलियम गैस भरी हुई। तो हीलियम गैस नैसर्गिक रूप से, नेचुरली क्या है? बहुत लाइट है, इतनी हल्की गैस है। और यहाँ पे क्योंकि पृथ्वी ठंडी तो हुई है, बट अभी भी तापमान ज्यादा है। तो गैस अगर गर्म भी हो, हल्की भी हो, तो उसकी प्रकृति क्या है? नीचे रहेगी या उड़ जाएगी? उड़ गई। तो पहले वायुमंडल का क्या हो गया? नाश हो गया, नष्ट। वही लिखा है आपने, पहला वायुमंडल किससे था? इससे था। तो सर फिर आया कहां से? अब आगे बढ़ते हैं। अंदर क्या है? पृथ्वी के अंदर क्या है? अभी जितने भी पदार्थ हैं वो है, इसको क्या कहते हैं? आयरन। आयरन भारी होता है, हल्का होता है? भारी होता है, धातु है ना। ऐसे ही मर्क्यूरी, भारी हल्का? मर्क्यूरी पारा, धातु है। निकल, तो जो चीज भारी है उसकी कोशिश क्या होगी? केंद्र में जाने की। कॉपर केंद्र में जाएगा। जितने भी धातु हैं वो कहां जाना चाहेंगे? केंद्र में जाना चाहेंगे। हल्की चीजें, क्या अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फंसी हुई है? क्या अंदर अमोनिया फंसी हुई है? क्या अंदर मीथेन फंसी हुई है? क्या अंदर जलवाष्प फंसा हुआ है? पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर अभी भी बहुत सारा पानी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, पृथ्वी के अंदर बहुत सारा पानी है, लेकिन अंदर बहुत गर्म है। तो पानी तरल नहीं होगा, पानी कैसा होगा? वाष्प होगा। और मुझे बताइए, ये जो हमने सुना है औद्योगिक क्रांति हुई थी, क्या आपने सुना है स्टीम इंजन से हुई थी? स्टीम इंजन की जब जब पहले बार इसका आविष्कार हुआ है, क्या करता है? भाप जो है, भाप जो है चीजों को चला सकती है कि नहीं? प्रेशर कुकर की सीटी चलती है कि नहीं चलती है? तो आप सोचिए, पृथ्वी के अंदर अगर भाप भरी हुई है तो दबाव होगा कि नहीं होगा? और जो लोग नहीं समझ पाते कि भाप से कैसे दबाव होगा, आप समझिए, आपने सुबह में जल्दी जल्दी में सड़क पे कुछ नाश्ता कर लिया, नाश्ता गड़बड़ था, कल रात का था, अब आपके पेट में है वो, और वो गुड़ गुड़ कर रहा है। तो आप अभी तक क्लास में बैठे हुए हैं, पड़ोसी को पता चल गया होगा कि आप परेशान कर रहे हैं, तो वो अंदर कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो क्या करना चाहता है? तोड़ के बाहर आना चाहता है। तो यहाँ पृथ्वी पे धमाका हो गया। पृथ्वी क्या हुई? पृथ्वी टूट गई।
टूट गई, इसमें से क्या निकलेगा? हल्की चीजें या भारी भारी चीजें? मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, क्या निकल रहा है? पानी। जल्दी बताइए, और क्या क्या लिखा है आपने वहां पर? वाटर वेपर लिखा है। जहां से देखा भाप निकली, जहां से देखा भाप निकली, क्योंकि अंदर पानी ही पानी है। और क्या है? मीथेन है और अमोनिया है। मीथेन, अमोनिया, ये सब है। तो दूसरे में आपने क्या लिखा? आप पढ़ के बताइए, आप ही ने तो लिखा है बेसिक चीजें। क्या निकला? अमोनिया। और क्या निकला? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, यही लिखा है। यही समझाया आपको, पूरी प्रक्रिया एकदम बेसिक से बताया कि क्या हुआ पृथ्वी में और कैसे निकला। ज्वालामुखियों के रूप में निकला। तो इसे हमने क्या कहा? गैसीय उत्सर्जन भी लिखवाया। देखिए पढ़िए वहां पे कौन सी प्रक्रिया है। डी गैसिंग भी लिखवाई आपको, डी गैसिंग, डी गैसिंग लिखवाई, सब लिखवाया पहले। बट उसमें हाथ जोड़ के पढ़ाई करो यार। नेता टाइप बनना है तो अभी आ रहे हैं चुनाव, कहाँ पे आ रहे हैं? बिहार में आ रहे हैं, और किस में आ रहे हैं? कौन से राज्य और में? यूपी में तो टाइम है, पहले बिहार में आ रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर हाथ जोड़ने वहां पे मतदाताओं से वोट के लिए वो करो। शिक्षक से ज्ञान लेने आए हो तो बैठकर जो दे रहे हैं पहले वो तो लो। अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। अच्छा, ये जो जलवाष्प होता है, जलवाष्प को अगर ठंडा किया जाए तो क्या होगा? वो वापस पानी बन जाएगा, आपने देखा है? आप यूं समझिए कि आपके पास एक भगोना है, उसमें पानी जो है आप उबाल रहे हैं, पानी वाष्पित हो रहा है। उसके ऊपर कोई ठंडी प्लेट रख दीजिए, तो ठंडी प्लेट उसके नीचे पानी जम जाएगा कि नहीं जम जाएगा? क्यों? क्योंकि जलवाष्प को अगर ठंडा करेंगे तो क्या हो जाता है? वापस बूंद बन जाता है। तो इतना सारा जलवाष्प जो निकला, इसने क्या किया? ये संघनित होकर क्या बन गया? बादल बन गया। क्या बन गया? बादल बन गया। बादल बन गया तो पृथ्वी पर लाखों वर्ष क्या हुआ? बारिश हुई। बारिश का एक खास बात बताता हूं। बारिश में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बारिश के संपर्क में आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है। क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। और ये पानी यहां पर केंद्रित हो गया, तो पृथ्वी क्या हो गई? पृथ्वी तो जलमग्न हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी बताइए। पृथ्वी जलमग्न हो गई। पृथ्वी अगर जलमग्न हो गई, सोच के बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? सागरों में चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया? सागरों में। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता था क्या आप जानते हैं? ये 50% हुआ करता था। इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड आज कितना है? 0.4। इतना कम कैसे हुआ? सब सागर ने सोख लिया, सब सागर ने सोख लिया। ठीक है। उसके बाद ये अमोनिया क्या हुआ? अमोनिया में आपने कभी बिजली चमकते देखा है आसमान में? ठीक है। वो जो बिजली चमकती है उससे अमोनिया टूट सकता है। अमोनिया के मॉलिक्यूल पे अगर विद्युत लगेगी तो वो टूट के क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन प्लस जो भी बनेगा, नाइट्रोजन बन गया। अब नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है। क्या है? निष्क्रिय गैस का मतलब वो ज्यादा क्रिया नहीं करती। तो जो निष्क्रिय गैस होगी वो क्या होगी? एकत्रित होना शुरू हो जाएगी। जल्दी से बताओ, वर्तमान में सबसे ज्यादा कौन सी है? वर्तमान में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो 50 हुआ करती थी वो कहाँ गई? 0.4। वो कहाँ चली गई? समुद्र में चली गई। तो आपने क्या प्रक्रिया लिखी है? जल्दी से पढ़िए, तीसरा वाला कैसे बना? परिवर्तनशीलता और विभेदन से। परिवर्तनशीलता और विभेदन से जो है गैसों का समीकरण बदल गया। जब पृथ्वी पर सागर था तो यहीं पर बच्चों जीवन की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? कुछ जीवित कोशिकाएं पैदा हुई, जीवित पदार्थ पैदा हुआ सागर में। पहला जीवन कहां पर आया? सागर में। और उसने किसको सृजित किया? ऑक्सीजन। किसने दिया ऑक्सीजन? ऑक्सीजन हमें दिया जीवन ने। जीवन ने, सागर नहीं, जीवन ने। ठीक है। तो आज हमारे पास क्या है तृतीय स्तर पर?
जल्दी बताओ, तृतीय स्तर पे 78% नाइट्रोजन कहां से आया? 78% नाइट्रोजन कहां से आया? अमोनिया से। अमोनिया से टूटा और नाइट्रोजन जो है एकत्रित हो गया। नाइट्रोजन किसी काम का होता है? जल्दी बताएं, नाइट्रोजन, जो छात्र मुझे सुन रहे हैं, नाइट्रोजन का कोई उपयोग है? क्या उपयोग है? हाथ खड़ा करें। ऑक्सीजन को जलने में रोकता है। बेटा ऑक्सीजन कभी जलता नहीं है, जलता तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन को डाइल्यूट करता है। अरे आपके और मेरे शरीर में प्रोटीन, हमारा जो डीएनए है, हमारी जो कोशिकाओं में डीएनए, वो नाइट्रोजन से बनता है, नाइट्रोजन से बनता है। वो जो भूमिका है कि ऑक्सीजन को डाइल्यूट करना, वो तो बहुत बाद की भूमिका है। तो नाइट्रोजन निष्क्रिय है। अगर कहीं पर भी आग लगने की संभावना है, आग लगना जिसे आप सोचते हैं आग लगना, वो आग नहीं होती, वो होती ऑक्सीडेशन। किसी चीज में ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। अगर आपको उसको रोकनी हो तो क्या करेंगे? नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। तेल के कुएं में आग लग जाए तो आप उसे कैसे बुझाएंगे? अगर तेल के जलते हुए कुएं में पानी डाला तो धमाका हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगी, उड़ा देगी सब। महिलाओं को खासकर ये सिखाया जाना चाहिए, अगर कभी कढ़ाई में तेल में आग लग जाए, पानी नहीं डालना है, किचन फटेगी। कढ़ाई नहीं, किचन फटेगी। उसे बोलते हैं BLEVE, ब्लीवे बोलते हैं, बॉइलिंग लिक्विड इवेपोरेशन वेपर फिनोमिना। तगड़ा फिनोमिना होता है वहां पर। कुछ भी मोटा कपड़ा डाल दो उसके ऊपर ताकि उसका ऑक्सीजन कट जाए। तो तेल के कुएं में अगर आग बुझानी हो तो क्या करना है? पानी डाला तो आसपास के सब ले बीतेगा, ठीक है? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन को रोकता है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वो कहता है कि अगर हमारे वायुमंडल में 100% ऑक्सीजन हो जाता, यानी सब चीजें जल जाती, जल जाती कि नहीं जल जाती, तो ऑक्सीजन को एक मात्रा तक सीमित करने में कौन मदद कर रहा है? नाइट्रोजन। ये आपको किताब में मिलेगा। समझ में आ गया? तो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, निष्क्रिय है, एकत्रित होता जा रहा है। ऐसे ही आर्गन एक गैस है, वो भी निष्क्रिय गैस है। जो लोग थोड़ा केमिस्ट्री जानते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब क्या होते हैं? नोबल गैस होते हैं। जिनको समझ आया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया बाहर में गई केमिस्ट्री, ठीक है? तो ये वो गैसेस हैं जिनकी हमें, जो हमने कहा कि ये एकत्रित होती गई। ऑक्सीजन कहाँ आई? ऑक्सीजन को किसने दिया? जीवन ने दिया, जीवित कोशिकाओं ने ऑक्सीजन दिया, और आज हम वहां पहुंच गए। कितने लोगों को अब समझ भी आ गया और लिख भी सकते हैं? समझ भी आ गया, लिख भी सकते हैं। डन। अब हम एक और चीज पे जाने वाले हैं, एक और चीज पे जाने वाले हैं। ये जो हमारा वायुमंडल है, क्या ये सब तरफ से समान है, या इसका संगठन किस तरह हुआ, जिसको हम परतदार कहते हैं? कि हमारा वायुमंडल क्या है? परतदार है। तो इसमें परतें हैं, देखें उसे। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, संगठन और संरचना। स्ट्रक्चर क्या है? परतदार। पानी का ग्लास है, तीन चीजों का मिश्रण है, पानी, सरसों तेल और रेत। तीनों का मिश्रण मैंने किया और उसके बाद मैंने इस ग्लास को छोड़ दिया, स्थिर छोड़ दिया। वो मिश्रण वैसा ही रहेगा या उसमें कुछ परिवर्तन आएंगे? क्या परिवर्तन आएंगे? तो तेल सबसे ऊपर चला जाएगा, उसके बाद फिर पानी आएगा, फिर नीचे क्या होगी? रेत होगी। इसको क्या कहते हैं? लेयरिंग। क्या कहते हैं? लेयरिंग। तो हमारे वायुमंडल में भी परतदार संरचना है, इसको क्या कहते हैं? परत निर्माण। आइए इसके पीछे का विज्ञान देखते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ? डेंसिटी के कारण। जिस भी पदार्थ का ज्यादा घनत्व होगा उसकी क्या कोशिश होगी? वो सबसे नीचे जाएगा, जो सबसे हल्का होगा ऊपर।
ये जो है ये पृथ्वी के गुरुत्व के आधार पर, पृथ्वी चीजों को अपनी ओर ज्यादा खींचती है, पृथ्वी जो हमें अपनी ओर खींचती है उस बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल घने पदार्थों पर ज्यादा लगता है तो वो पहले नीचे बैठेंगे और हल्के पदार्थों पर कम होता है। याद है सबसे हल्का कौन सा था? हाइड्रोजन हीलियम। उन्हें तो हम पकड़ ही नहीं पाए, वो तो निकल ही गए, वो तो निकल ही गए। तो जो हमारा वायुमंडल है उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं कि नहीं? तो अगर बहुत सारी चीजें, उनका घनत्व अलग होगा कि नहीं होगा? तो हमारा वायुमंडल भी स्वाभाविक है, एक तरह का द्रव्य है, तरल है, तो क्या वो अपने को परतों में बांटेगा कि नहीं बांटेगा? तो हमारे वायुमंडल में दो परत पाई जाती है। लिखिए पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में गैसें अपने घनत्व के अनुसार, गैसें अपने घनत्व के अनुसार परतदार, परतदार संगठन, परतदार संगठन में पाई जाती हैं। किंतु, किंतु वायुमंडल की गतिशीलता, वायुमंडल की गतिशीलता इन परतों को, इन परतों को भंगित करने का प्रयास, वायुमंडल की गतिशीलता इन परतों को भंगित करने का प्रयास करती हैं। जिससे, जिससे परतों में विकार पैदा होते हैं। तो जल्दी से बताइए, जो ग्लास में परत बनी है ये कब संभव है? जब ग्लास को हम हिला रहे हैं या ग्लास को हम स्थिर रखे हुए हैं? क्यों हिलाएंगे तो क्या होगा? सर वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगी, परतें डिस्टर्ब हो जाएंगी कि नहीं? तो मुझे बताइए कि वायुमंडल में, वायुमंडल में स्थिरता रहती है या अस्थिरता रहती है? सर वहां तो हवाएं चल रही हैं, हमेशा हवाएं चल रही हैं, कुछ ऊपर की ओर कुछ नीचे की ओर, सब होते हैं कि नहीं होते? होता है। तो उस वजह से क्या वो भंग हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो ये परत बनना तो बड़ा मुश्किल है। तो आगे लिखेंगे, अतः भूगोलवेत्ताओं ने, अतः भूगोलवेत्ताओं ने ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर वायुमंडल को, ऊंचाई के आधार पर वायुमंडल को दो प्रमुख परतों में बांटा है, या दो प्रमुख मंडलों में बांटा है, दो प्रमुख मंडलों में बांटा है। पहला सममंडल, सममंडल, और दूसरा विषम मंडल, सममंडल और विषम मंडल। ठीक है, जो कि चित्र में प्रदर्शित है, ये भी लिख लीजिए। अब चित्र बनाना है, सममंडल और विषम मंडल। ये क्या है? पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह। इधर क्या है? ऊंचाई, ऊंचाई में गैसें। ठीक है, अब यहां पर क्या है? हवाएं ऊपर नीचे डिस्टर्ब हो रही हैं। तो मुझे बताइए परत बनेगी या नहीं बनेगी?
वायुमंडलीय जो है यहाँ पर डिस्टर्ब आ रहे हैं, वायुमंडल में परिसंचरण हो रहा है, वायुमंडलीय परिसंचरण। परिसंचरण मतलब यहाँ पर गतिशीलता है, हवाएं ऊपर नीचे जा रही हैं, ये ऊपर जा रही है सोचिए, ये नीचे आ रही है, ये नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, दाएं बह रही है, बाएं बह रही है, ऐसा कुछ कुछ हो रहा है। तो क्या परत का निर्माण होगा? नहीं होगा। परत का निर्माण नहीं होगा तो यहाँ पर वायुमंडल कैसी अवस्था में होगा? मिश्रित अवस्था होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना, सोच के बताइए। मिश्रित अवस्था, क्योंकि बार बार हम क्या कर दे रहे हैं? मिला रहे हैं। आप सोचिए कि मम्मी ने जो है आपको शरबत बना के दिया, आप शरबत पीने से पहले देखते हैं कि शरबत तो फिर से नीचे बैठ गया है, परत बन जाती कि नहीं बन जाती? फिर आप क्या करते हैं? शरबत को चम्मच से थोड़ा सा घुमाते कि नहीं घुमाते? क्यों घुमाते हैं? ताकि वो अच्छे से मिल जाए। आप दवा खाना चाहते हैं, दवा सिरप है, आपका गला खराब है, उसमें कफ, उस पे लिखा होता है इसको पीने से पहले अच्छे से हिलाएं ताकि क्या हो जाए? मिश्रित हो जाए। तो हमारा वायुमंडल तो हिल ही रहा है। तो ये हिल क्यों रहा है? आप खुद बताइए। अगर ये क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो हवाएं हल्की होकर ऊपर उठेंगी कि नहीं? अगर ऊपर की हवा बहुत ठंडी हो गई तो वो नीचे धंस जाएगी कि नहीं धंस जाएगी? तो ये चलता रहता है, प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो वायुमंडल के जितने भी ये हमारे वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा यार अब परत कैसे बनेगी, बननी चाहिए कि नहीं परत? परत बननी चाहिए। तो उन्होंने पाया कितनी हाइट? 80 किलोमीटर। कितनी? 80 किलोमीटर तक ये ड्रामा चलता है। 80 किलोमीटर तक ये ड्रामा चलता रहता है। कुछ कोई हवा ऊपर जा रही है, कभी कभार चली गई, कभी नीचे आ गई, तो कुछ कुछ होता रहता है। तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया? सममंडल, होमोस्फियर। होमोस्फियर का मतलब सारी गैसों का मिश्रण सेम रहता है। सम का मतलब समानता है। तो सममंडल में कैसी गैस होंगी यहां पर? जल्दी बताओ यहां पर क्या होगा? कौन सी गैस मिलेंगी सममंडल में? सर यहां मिलेगा नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.9, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04। अच्छा सर यहाँ पे मिश्रित रहती है? मिश्रित है, सब कुछ हिला देते हो, सब कुछ। लेकिन 80 के ऊपर जब हम जाते हैं, 80 किलोमीटर के ऊपर जब हम जाते हैं, तो हमने पाया कि ये प्रभाव जो है इसके ऊपर नहीं जाता, इसके ऊपर नहीं जाता। अब यहाँ क्लास में बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो सिंपल सी चीज को बहुत कठिन करते हैं। सर क्यों नहीं जाता? अब एक बात बताइए, आप खड़े हैं और आप किसी को आवाज दे रहे हैं, वो आवाज, वो ध्वनि एक बिंदु तक ही तो जा सकती है, क्यों नहीं जाएगी उसके आगे? कमजोर पड़ती जाती है आवाज, एक बिंदु के बाद नहीं जाएगी। आप चिल्ला रहे हैं उनको और वो इतनी दूर है, आपको सुन नहीं पा रहे, ये सामान्य बात है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा कि कितनी दूर तक आपकी आवाज है? जाके चेक करना पड़ेगा, आ रही है, आ रही है, हाँ यहाँ तक आ रही है, इसके बाद बंद हो गई। तो हमारे वैज्ञानिकों ने भी यही किया, चेक किया, यहाँ आ रही है, हाँ भाई आ रही है, 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 बहुत सारे शोध किए, तो उनका 80 किलोमीटर तक इतना मंद हो जाता है वो प्रभाव कि अब नहीं आता है। तो जैसे ही प्रभाव मंद हुआ, तो अब जो गैसें हैं वो तो हिल नहीं रही हैं, तो वो क्या बनेंगी? वो परत बन जाएंगी। तो यहां पर नाइट्रोजन की परत, फिर ऑक्सीजन की परत, फिर हीलियम की परत, और सबसे हल्का कौन सा है? ये तो परतदार हो गया, ये तो सम नहीं है, तो इसको क्या कहा गया? विषम मंडल। बताइए, कठिन बताया आसान बताया? विषम मंडल, इसको क्या कहते हैं? हेटेरोस्फीयर। वायुमंडल किन गैसों से बना हुआ है, वायुमंडल की संरचना कैसी है, परत होती है नहीं होती है, और आपको चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है, 7 या 8 जो भी है, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, क्लास 11 में दिया हो। यार एक बार चैट सारे ऑन कर दो। अभी बताइए इसमें कठिन था जो आज पढ़ा है? एकदम बेसिक से चल रहे हैं।
एक कह रहा है हेडिंग क्या है आज समझ नहीं आ रहा, इसीलिए लिखा था, इसलिए लिखा था, ये तुम्हारे लिए, ताकि तुम आज अपना दहेज वाला पूरा लिख सको। ये यहाँ पर लिखा था, भूगोल के सिद्धांत पढ़ेंगे, विश्व भूगोल पढ़ेंगे, भारत भूगोल पढ़ेंगे, और भौतिक भूगोल में ये कर रहे हैं। और हमने सबसे पहले क्या किया, आज हेडिंग क्या, मैंने तो आपको उसका प्रश्न ही बता दिया कि आज क्या है। वो प्रश्न कहाँ गया जो हमने लिखा था कोई प्रश्न कहीं पर आ रहा है वो, यहाँ था, ये बेटा हेडिंग। इसको यही नहीं पता चला, पूरी रामायण पढ़ ली कि माँ सीता कौन थी। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपके शिक्षक ने आपको पढ़ाया, अब उसके बाद एकदम स्पेसिफिक आपको बोल दिया कि ये चैप्टर पढ़ के आ जाना, डन। अच्छा, एक और चीज बताना चाहता हूँ क्योंकि आपके मन में संदेह हो सकता है। मुझे बताइए, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ी है, तो छठी की एनसीईआरटी, छठी की एनसीईआरटी में भी जलवायु है, 11वीं की एनसीईआरटी में भी जलवायु है, अंतर क्या है? छठी की एनसीईआरटी बस परिभाषा देके खत्म कर देती है, बस वो परिभाषा वायुमंडल ये है, आप लोग वायुमंडल को जानते हैं, कभी सर्दी लगी आपको, कभी गर्मी लगी आपको, कल चलो बच्चों कल जाके देखना ठंडा क्या होता है, गर्म क्या होता है, क्या आपको पता है तापमान किससे नापते हैं, थर्मामीटर से, क्या आपको पता है प्रेशर किससे नापते हैं, बैरोमीटर से, अपने स्कूल में जाके आज चेक करना है। ये छठी क्लास की एनसीईआरटी होती है। मुझे बताइए, यही छठी क्लास वाली बात क्या 11वीं में दोहराई जाती है कि नहीं दोहराई जाती है? जो छठी सातवीं आठवीं में है वो सारी चीज दोहराई जाती है कि नहीं दोहराई जाती है? हाँ, निश्चित रूप से छठी की तुलना में, छठी की तुलना में ये क्या होता है, 11वीं क्या होती है, बहुत सारी चीजें एक साथ लेकर आती है। अकेले पढ़ने की जगह जब आपके साथ शिक्षक है तो क्या इतना हौसला रख सकते हैं कि 11वीं की किताब चैप्टर जो कहूँ वो हो जाएगा? उतना करना है। एक कह रहे हैं सर सोलर फ्लेयर, सौर पवन बता दीजिए। क्या आपको ये बताया कि सौर पवन बताएंगे, कब बताएंगे? वायुमंडल को फिर से, अभी तो वायुमंडल की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष भी बता देंगे, उसमें फिर आ जाएगा। ठीक है, जलवाष्प तुरंत बदल जाएगा या काफी टाइम लगेगा? अब सोचो कितना गहरा सवाल है। अभी आपको बताया, ये जो सवाल है ये सोचते भी नहीं है क्या पूछ रहे हैं। आप एक बात बताइए, इसी क्लास में अभी एक भगोना लेते हैं, भगोना लेते हैं और उसमें पानी उबालना शुरू करते हैं, ठीक है, और आप अपना हाथ ठंडे पानी में या ठंडी जगह पे फ्रिज के पास रख लीजिए, एसी के सामने, ठंडा हाथ उसके ऊपर ले आएंगे तो अभी सामने जलवाष्प होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? ऐसी क्या बात कर रहा है ये जो साइंटिस्ट बन रहा है, साइंटिस्ट के कपड़ों में चंपक है। जलवाष्प क्या तुरंत बनेगा कि नहीं बनेगा? एक बात बताइए, आपने घर में, आप अपने अनुभव से बताइए, घर में दूध उबाला, दूध उबालने के लिए उस पर ढक्कन रख दिया, घर में दाल बनाई, दाल के बाद उस पर ढक्कन रख दिया, ढक्कन हटाइएगा तो उस ढक्कन पे से पानी नीचे गिरता है कि नहीं गिरता है? तुरंत ही वो बन जाता है कि नहीं बन जाता है? ये हम सबके साथ होता है, ये हम सबके साथ होता है। सवाल क्या पूछ रहा है सर, तुरंत बन जाएगा या थोड़ा समय लेगा? सुनो, 4.6 अरब पहले की बात, और जब हम बात कर रहे हैं आज ही दिल्ली में, आज ही दिल्ली में अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो, सभी लोग सोचिएगा, आज ही दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी हो और पानी वाष्पित हो, तो शाम को आंधी और बादल आ सकते कि नहीं हो सकते? तो वाष्पीकरण तो आप बचपन से देखते हैं, आप लोगों के सामने होता है, लेकिन यहां बनता है न्यूक्लियर फिजिक्स। सर वो उसी टाइम हो जाएगा? सुनो, उसका सिंपल सिद्धांत बताता हूँ। जल वाष्प पानी में कब बदलेगा? एक तापमान होता है, उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं कि नहीं कहते? पानी वाष्पित कितने तापमान पे होता है? 100 पे होता है। 100 को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उबाल बिंदु कहते हैं, स्कूल में पढ़ा। उबाल बिंदु, पानी वाष्पित हो जाएगा किस तापमान पे? उस तापमान को कहते हैं उबाल बिंदु। वही वाष्प वापस पानी कैसे बन जाएगा? जब वो ठंडा होगा, किस तापमान पे? संघनन बिंदु, या अंग्रेजी में कंडेंसेशन पॉइंट। तो सर उसी टाइम होगा, बाद में होगा? भाई जैसे ही तापमान आ गया, कौन सा तापमान? कंडेंसेशन पॉइंट, इतना ठंडा हुआ एकदम बदल जाएगा, वो तापमान आना है। ठीक है, तो ये हुआ एटमॉस्फेयर। विश्वास रखिए मुझे भी पता है, और वो जो बैठे हुए हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है,
मैंने थोड़ा चुनौती बढ़ाने के लिए कि क्लास में आप लोगों की भी सोच लगे, आप सिर्फ ऐसे सोते सोते हाथ से लिखते रहे, वो ना हो, इसलिए किया। और चैट का दुरुपयोग मत करिए, पहली क्लास थी, आसान चीजें करा रहे हैं, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो कल क्या कराएंगे, कल का भी बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ। कल हम दो चीजें करेंगे। ये जो वायुमंडल की संरचना और संगठन मैंने आपको बताया, तो इसमें आपने सुना होगा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, आइनोस्फियर, थर्मोस्फियर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं इसी को पढ़ाऊंगा क्लास में कि ये जो पढ़ते हैं, शोभ मंडल क्या होता है, समताप मंडल क्या होता है, उसके ऊपर हमारा मध्य मंडल क्या होता है, बाह्य मंडल क्या होता है, आयन मंडल क्या होता है, ये सारी चीजें बताऊंगा। उसी के बाद हमारे इन मंडलों में अलग अलग चीजें देखी जाती हैं। तो एक ऑरोरा करके एक बहुत ही सुंदर दृश्य गोचर होता है, उसमें प्रकाश होता है, ऑरोरा का प्रकाश, वो कैसे बनता है, उसमें सोलर पवन कैसे आती है, सौर पवन भी बताऊंगा। ठीक है, जब वो हो जाएगा तो हम ये देखेंगे कि हमारे वायुमंडल को ऊष्मा कौन देता है। ऊष्मा देता है सूर्य। तो सूर्य से हमारे वायुमंडल की जो ऊष्मा का आदान प्रदान है, उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊष्मा बजट। तो कल मैं हमारे वायुमंडल के गर्म होना और ठंडा होना आपको सिखाऊंगा, एकदम बेसिक से सिखाऊंगा, यही मैं बता रहा हूं। आपको सूचना दे दी क्या करवा रहा हूं, क्या होगा, कैसे होगा, और जो भी करेंगे उस पे कुछ एमसीक्यू भी होंगे। आज भी हो सकता था, आज भी ये जो है क्लास में इधर उधर की बात करते हैं। रिक्वेस्ट है, खेलना बंद करिए। और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे जो हैं कहीं पे कोचिंग चला रहे हैं, कई शिक्षक होते हैं, और वो जो हैं पहले किससे पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मांड से पढ़ाता हूँ। मास्टर जी ब्रह्मांड नहीं पढ़ाए, देखो जो मेरी शैली है मुझे उससे करवाने दो, आपकी सारी चीजें होंगी। हाँ, थोड़ा सा आपको इसमें मैं चाहता हूँ थोड़ा पुश किया जाए ताकि आप भी सोचें। ठीक है, तो इनके सिद्धांत है, और ये भी दिखाऊंगा कि इन पे क्या प्रश्न आए हैं यूपीएससी में विगत काल में। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिएगा। क्लास का समय 9 से 11 है, आज थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।